hidden light vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन का ये हमारा प्रोग्राम स्टडी क्लास बहुत अच्छा रहा। अभी तक 2 दिन हम लोग कर चुके हैं और अभी आज पहले मेडिटेशन था 3:30 to 4 और आज हमारा लास्ट और फाइनल डे है। ये जो स्टडी क्लासेस हैं रिजुवनेशन एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बाय अवेयरनेस, ब्रदर यूएस पांडे जी बहुत अच्छे से हम लोगों को सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज लास्ट डे है, इसलिए हम लोग और ध्यान से इसको समझें और जो प्रैक्टिकल करा रहे हैं उसको भी अच्छे से करें, तो हमको लगता है कि हमारे जीवन में काफ़ी चेंज आना चाहिए। तो पांडे जी प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू माथुर जी। हम लोग जो पिछले 2 दिन से प्रोग्राम चल रहे हैं प्रैक्टिस नहीं कर पाए, हालांकि प्रैक्टिस इसमें इंटीग्रल पार्ट है, उसमें काफी टाइम देना पड़ता है। प्रैक्टिस थोड़ा सा हम लोग की जहाँ सिंगल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 2 आदमी मिलना है वो इसमें ऑनलाइन में नहीं पॉसिबल है और इसीलिए फिजिकल इसको रूप में करने में ज्यादा इसका फायदा होता है। बट फिर भी हम लोगों ने इसके सिद्धांत और उसकी थियरीज काफी कवर किए हैं और कभी आगे चल के हम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे सेशन इसमें प्रैक्टिस में दी जाते हैं। जैसे कल बात किया कि जो इमोशनल प्रोसेसिंग है, डर की प्रोसेसिंग है, उसमें 2 आदमी की जरूरत पड़ती है और इसी तरह जो लिसनिंग और हियरिंग का जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए 3 आदमी की जरूरत पड़ती है। तो ये सब प्रैक्टिस कराए जाते हैं ग्रुप में बैठा के। आप में से जिसने किया होगा DRR बनारस में देखा होगा और हमने भी जहाँ पर लॉजेज में किया है फिजिकल गैदरिंग उसमें होता है, तो उससे ज्यादा लोगों को इसकी पहचान होती। तो जो भी लिमिटेशन है ऑनलाइन की उसके बनस्पत हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा रिव्यू कर लें। कल हम लोगों ने उसमें देखा प्रोसेसिंग में, इमोशनल प्रोसेसिंग में देखा, फिर 4 तरह की प्रोसेसिंग देखा और ये डेली प्रोसेसिंग करनी है, चारों की प्रोसेसिंग जैसे टाइम निकले हमें। और फिर हमने वैल्यूज के देखे, देन रिलेशनशिप का देखा, देन वरी, एंजाइटीज कुछ कैसे किया जाए, ये सभी हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब करते हैं। और इफेक्टिव 3 फैक्टर्स इन इफेक्टिव रिलेशनशिप देखा, उसमें असर्टिवनेस, टिमिडनेस, एग्रेसिवनेस, वैल्यूज देखा, यूनिवर्सल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज और कैसे उसको हम प्रायोरिटी दें, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें और यूनिवर्सल वैल्यूज की तरफ कैसे जाएं। देन लव को देखा, जेन्युइन लव देखा, एक्सपेक्टेशन देखा, ये सब हमने देखा और मेडिटेशन भी उसके टाइप्स एंड आउटलाइंस देखा और थोड़ी सी आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। उस प्रैक्टिकल सेशन में मेडिटेशन के भी मोर देन 1 सेशन होते हैं, तो 3 सेशन किए जाते हैं डिफरेंट टाइप। तो अब थोड़ी सी लंबी स्लाइड देखते हैं उधर। तो ये हम लोगों ने कल कवर किया था, लव इज द जेन्युइन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम जेन्युइन लिसनिंग से, क्वालिटी टाइम से, सेंसिटिविटी टू द नीड्स ऑफ अदर्स एंड 5 लैंग्वेज ऑफ लव। ये 5 लैंग्वेज ऑफ लव हैं, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, क्वालिटी टाइम, टचिंग, एक्ट ऑफ सर्विस एंड गिफ्ट गिविंग। ये हार्वर्ड स्टडी ऑफ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी किया था, एडल्ट, उनका एडल्ट डिपार्टमेंट है, वो 1938 में शुरू हुआ था और उसमें 724 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उनका हेल्थ का जांच की गई थी, उनसे इंटरव्यू दिए गए थे, कैरियर, मैरिज इत्यादि के बारे में बातें किया था जो रिसर्च कर रहे थे। और उसमें एक फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट उठ के आया फॉर हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पीनेस, वो है वार्म रिलेशनशिप।
जितना हमारा पर्सनल वार्म रिलेशनशिप रहेगा उतना हमारा ये जो हेल्थ, हैप्पीनेस, इनर पीस रहेगी। सो ये ट्रेडिशनली हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं और मॉडर्न रिसर्च भी इसको प्रूव कर रहा है। अटैचमेंट जो है साइन ऑफ जेन्युइन लव नहीं है। जैसे कल हमने चर्चा किया था, इस स्लाइड में दिखा गया है कि अगर हम किसी से अटैच्ड हैं तो दैट इज नॉट जेन्युइन लव, दैट इज सेल्फिशनेस। इसलिए अटैचमेंट मोह से बिना प्रेम होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को किसी कारण से उसकी आवश्यकता अनुसार छोड़ना है तो छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, बिना किसी दुख के, बिना किसी दोष। लव शर्त वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कल चर्चा किया कि कोई इसमें सुंदर है, कोई धनी है, तो उससे हम प्रेम करें, कल उसकी कंडीशन खराब हो जाए तो हम प्रेम ना करें। और जैसा सांसारिक उसमें हो जाता है। और फिर हमें इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सल लव, जैसे हमने मेडिटेशन किया था। और ये जो है नेचुरल जो है स्टेट ऐसा है जो सबके साथ शेयर करता है और सबको देने को तैयार होता है, जो भी हमारे पास है, जितनी हमारी क्षमता है। एक्सपेक्टेशन का हमने देखा दो तरह की होती हैं। एक जो रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है उसको हमें पूरा करना है, ड्यूटी है, उसमें ड्यूटी है। और जो ईगो सेंटर एक्सपेक्टेशन है उससे हमें दूर रहना है। वी शुड नॉट हैव एनी ईगो सेंटर एक्सपेक्टेशन। अगर किसी से हमें कुछ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नहीं मिल रहा है तो आवर ईगो शुड नॉट फील हर्ट। अब हम एक दूसरे इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट पाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक होता है फीडबैकिंग। फीडबैकिंग में भी दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। इसमें दो व्यक्ति होते हैं और बाई टर्न फीड दे देते हैं और एक रिसीव करता है। और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, पर निरपेक्ष भाव से। इसमें रिकमेंड किया जाता है कि क्लोज रिलेशन वाला नहीं हो, हस्बैंड वाइफ ना बैठे, क्योंकि उसमें जरूर कुछ न कुछ एक रहता है, धारणा बनी होती है। तो उसमें एक पार्टनर जो है एक गिवर होता है या हेल्पर होता है और एक रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, और बाई टर्न देते हैं। तो उसमें दो पॉजिटिव फीडबैक देता है और फिर जो फीडबैक ले रहा है उसके परमिशन से, उसकी कंसेंट से एक नेगेटिव फीडबैक देता है। अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो नहीं दे। इसको सैंडविच फीडबैकिंग कहते हैं। और फिर एक पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक बने उसके चरित्र में, उसके स्वभाव में जो अच्छा हम समझते हैं, न उसमें कोई एग्जरेशन, न कोई इसमें बनावटीपन, बिल्कुल जैसा है वैसे, जैसा आपके अनुसार समझ में आता है वैसा आपको बोलेंगे। दो गुण बोले और फिर अगर वो कंसेंट देते हैं तो एक उनके अवगुण भी बोला, जो उनके कमी है, तो और फिर एक गुण बोला। इसमें जो रिसीव कर रहा फीडबैक वो अपने, हाँ, ये प्रोसेस शुरू होने के पहले दोनों अपने को बॉडी को स्कैनिंग कर लें, रिलैक्स कर लें उसी मेथड से, पेट की सांस से, वो जरूरी है हर एक उसमें प्रोसेस शुरू में। दोनों कंप्लीटली रिलैक्स होने चाहिए। तो फीडबैकिंग में भी जो फीडबैक ले रहा है वो अपने को प्रोसेस करेगा, अपने जैसे उसको उसके गुण या अवगुण बताए जाते हैं, उसके बॉडी में कुछ सेंसेशंस होंगे, उसको ऑब्जर्व करेगा कैसी सेंसेशंस हो रहे हैं। और फिर सांस निकालेंगे उसी पद्धति से, मुंह खोल करके, और पूरे नीचे की एक्सट्रीमिटी तक ले जाएंगे। इसमें ये एस्पेक्ट है कि जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमारे अंदर किस तरह के सेंसेशन होते हैं, या हमारी कोई आलोचना करता है, हमारे अवगुण बताता है, तो किस तरह सेंसेशन होते हैं। इस प्रोसेस में हम जो आध्यात्मिक कथाओं में है कि सौम्यता में आते हैं। न तो हम प्रशंसा से प्रभावित होंगे, न तो हम आलोचना से प्रभावित होंगे। हम प्रशंसा और आलोचना के बियॉन्ड जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है कि हम प्रेज और ब्लेम के बियॉन्ड जाएं। एक निरपेक्ष भाव से स्वीकार करें, जो प्रेज कर रहा है ठीक है, जो हमारे ब्लेम कर रहा है वो भी ठीक है। अपने काम को देखें, अगर सही लगता है तो करें उसको। तो इसका ये पर्पस है और इसी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का। और उसके बाद फिर टर्न चेंज हो जाएगा।
जो फीडबैक दे रहा है वो रिसीव करेगा, और जो दे रहा था अब उसको रिसीव करेगा, और जो ले रहा था वो उसको देगा। तो इस तरह से ये भी टाइम लेता है, और इसमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं, और ये भी प्रैक्टिस में चलता है। ये भी इसका एक एसेंशियल पार्ट है। इसके बाद ट्रांसेंडेंस में जो परे जाना या श्रेष्ठता में जाना, डुअलिटी से बाहर जाना, तो ये भी इसका प्रोसेस है। जैसे सारी प्रोसेस और सीधे हो रही है। ट्रांसेंडेंस इज ए नेचुरल ह्यूमन नीड, ये भी ह्यूमन नीड में है। परफेक्शन का स्टेज के पहले ट्रांसेंड करना, हम सारे डुअलिटी के बयान जाना है, प्रेजर पेन के बयान, प्रशंसा दोष के, और जैसे बताया आलोचना के बयान, ईविल और गुड के बयान जाना है, तो ये उसमें मदद करता है। ट्रांसेंडेंस रेफर्स टू गोइंग बियॉन्ड द पर्सनालिटी, पर्सनल सेल्फ, द लोअर ट्रायंगल, क्योंकि डुअलिटी हमारे लोअर ट्रायंगल में होती है, और जब हम इस प्रोसेस में हायर ट्रायंगल में जाते हैं तो हम इस परे अवस्था में, श्रेष्ठता अवस्था में पहुंचते हैं। यह दुख और सुख के बयान जाता है, यह बाहर के बायोलॉजिकल सोशल कंडीशन के बयान जाता है, और ये तब होता है जब हमारी काफी पुश बटन साफ हो गई होती हैं या एकदम साफ हो गई होती है। इसको अब्राहम मैस्लो ने, जैसे पहली बार दिन बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नाम दिया है, जिसमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन उसमें बयान जाते हैं। कार्ल जंग ने इसको इंडिविजुएशन नाम दिया है, रॉबर्ट असेंजो ने इसको साइकोलॉजी सिंथेसिस नाम दिया। जो लोअर है, हमारा ट्रू सेल्फ है, जो हमारे अंदर है, वो इसमें एक्टिव होता है, और ये सनातन समय से लोगों का ध्येय रहा है, हम जिस पद्धति में हो, जिस पद्धति की साधना कर रहे हो, इसमें जाएं। इसके बाद जैसा है कि यथाभूत देखना है चीजों को, और जो हमारी कल्पना बन गई है उसको ना देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। इसमें इन्होंने अपने स्लाइड में, ये पिक्चर कुछ भी हो सकती है, एक पिक्चर ये बनाया है गन का। इसको देख के रिएक्शन होता है लोगों को। जैसे आप में से कोई रिएक्शन करेगा, क्या देख रहे हैं आप? एनीबडी कैन टेल, क्या देख रहे हैं आप इस पिक्चर में? हेलो हेलो तनेजा जी, हेलो, क्या देख? मेरे को इसमें घर दिख रहा है, ट्रिगर दिख रहा है, और अच्छा, एक और कोई बता सकता है? पिस्टल लगी है। गन का फिगर है सर, गन लिखा भी है उसमें। हाँ, ओके, गन है। और एनीबडी? तो एनीवे डिफरेंट इसमें परसेप्शन आते हैं। कुछ लोग जो अंदर से काफी उनका ये इमोशंस मैच्योर नहीं है, इसको देखते ही डर जाते हैं, या कोई अनुभव रहा होगा, कहीं उन्होंने पिस्टल देखा, गोली चलाते हुए, उसको डर जाते हैं। और जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं ये गन है, बट जो अथाभूत देखेगा वो इसको गन नहीं कहेगा। इट इज ये टू से कि गन की एक पिक्चर है, एक फोटो है। सो ये सब इससे दिखाया जाता है कि वी शुड नो डिफरेंस बिटवीन पिक्चर एंड रियलिटी। अगर सांप की पिक्चर है, जैसे कल बताया है, सांप की उसके फिगर से डर जाना, तो उसको हम बाहर जाते हैं। तो इसलिए ये सब एक्सरसाइज की जाती है इसमें। सीइंग थिंग्स एज दे आर, इसको हमें भी इस प्रोसेस में करना चाहिए, और इसी प्रोसेस से हम उसके बियॉन्ड कंडीशनिंग, मैंने जैसा जो मासेस जो कह रही हैं किसी चीज को, उस परसेप्शन से नहीं जाना, हमें चीजों को, रियलिटी को देखने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी प्रोसेस से हम इसमें जाएंगे जो इंट्यूशन है, और फिर हम जो संस्कार ग्रस्तता से मुक्त होंगे, और जो हमारी कल्चर की बैकग्राउंड है, जिस कल्चर से, जिस सोसाइटी से, जिस फैमिली की ट्रेडिशंस आ रहे हैं, उसके बियॉन्ड जा पाएंगे, बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक जा पाएंगे, बियॉन्ड लेवल्स जा पाएंगे, बियॉन्ड नेम्स जाएंगे। इसको हमारे महापुरुषों की कहानी में आता है कैसे हो गए। आपने नानक की कहानी सुना होगा। नानक जी जब छोटे थे तो उनके माता पिता उनके यज्ञों पे बीत करा रहे थे, तो उन्होंने क्वेश्चन किया वो पंडित से कि ये यज्ञों से क्या होता है। तो वो कुछ सेटिस्फाइड रिप्लाई दे दी, कहते हैं भाई ये होता है, ट्रेडिशन में करना चाहिए।
देन ही रिफ्यूज, उन्होंने कहा हम नहीं पहनेंगे। देन उनकी माँ ने कहा भाई इतने तैयारी हुई मेरे लिए पहन लो, तो खैर उतना उन्होंने माना, उसके बाद उसको निकाल दिया। सो उस स्टेज में उनको ये प्रज्ञा थी कि उसको इंक्वायरी करें कि क्यों पहनना जरूरी है, एंड अगर उनको लगता है कि हाँ उसको, और उन्होंने उसमें कहानी और पंडित से प्रश्न पूछा उन्होंने, क्या इससे हम क्रोध का हमारा खत्म हो जाएगा, क्या हमारा पक्षपात व्यवहार खत्म हो जाएगा, तो ये सब कई 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 प्रश्न पूछे। तो पंडित ने कहा ये तो हम नहीं कर सकते, ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रथा है इसमें इसमें पहनना चाहिए। सो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही लेफ्ट इट। इसी तरह दामोदर का कहानी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसीलिए हम लोग बियॉन्ड लेवल्स जाते हैं, बियॉन्ड ट्रेडिशंस जाते हैं, बियॉन्ड परंपरा चले जाते हैं, और बियॉन्ड नेम्स जाते हैं। फिर हमारे लिए ब्यूटी और अगली का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसके भी बियॉन्ड जाते हैं। अच्छाई या बुराई का मतलब नहीं है कोई खास, मतलब ये नहीं कि हम इविल को भी उसी तरह स्वीकार कर लेंगे या गुड को स्वीकार करेंगे, मतलब यह है कि हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, और जो बुराई कर रहा है उसके प्रति हम द्वेष या कोई घृणा या कोई ऐसे नेगेटिव भावना नहीं रखेंगे, और ये समझेंगे कि वो भी एक स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में है, जैसे थियोसॉफी बताती है। जैसे आजकल है कि जो भी जरा सा नींद आती है हम तुरंत उसको कहते हैं फांसी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो दैट इज ऑल्सो हमारे पर्सनालिटी को डिस्टर्ब करती है और हमारे विकास को रोकती है, तो उसके बियॉन्ड जाएंगे। फॉर्चून मिस फॉर्चून के बियॉन्ड हो जाएगा, चाहे जैसा हमारा परिस्थिति चल रही है। पेन प्लेजर की बात किया हमने, जेन्युइन लव और रोमांटिक लव उसके बियॉन्ड जाएंगे, क्योंकि रोमांटिक लव भी एक स्टेज में होता है और एक वो भी स्टेज इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। इसलिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट विल ट्राई टू गो इन जेन्युइन लव। स्पिरिचुअलिटी और बिलीफ के बियॉन्ड जाएंगे, बिलीफ को समझेंगे गलत है, लेकिन फिर भी जो बिलीव कर रहे हैं उनको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। रीजनिंग और इंट्यूशन और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के बियॉन्ड जाएंगे, समझेंगे सभी को, डिफरेंस समझेंगे, लेकिन उसमें हम अटैचमेंट या उसको विकर्षण नहीं करेंगे जो उसमें है। इसमें इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है जो हमारा पूरा स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है वाइब्रेशंस का, जो हमारी जिसको इंद्रियां ग्रह कर सकती हैं अगर वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो। तो इसमें ये लाइट का स्पेक्ट्रम है, इसमें देखेंगे जो हमारी क्षमता है आंखों की, ये थोड़ी सी है बस बीच में, बाकी वो नहीं पकड़ सकती अल्ट्रा वायलेट को और जो इंफ्रारेड की क्षेत्र को। दैट मीन्स ये साइड इसलिए दिखाती है कि हमारी जो लिमिटेशन है इसको हमें समझना है, इसलिए हम चीजों को होलनेस में नहीं समझ पा रहे हैं, और पूरी उसका कोशिश है कि हम चीजों को होलनेस में समझें। अब एक दूसरा एस्पेक्ट आता है लेवल ऑफ रिलीजन्स। रिलीजन आप जानते हैं हमारा दूसरा उद्देश्य है सोसाइटी का टू इनकरेज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, साइंस एंड फिलॉसफी। इसमें इस स्लाइड में केवल इस रिलीजन की बात की जा रही है। जो हर एक रिलीजन में मिनिमम 3 लेवल होते हैं। एक तो सबसे बाहरी है रिचुअल और सेरेमनीज का, कर्मकांड का, और फिर आता है थियोलॉजी, उसके जो धर्मशास्त्र हैं, जैसे हम लोग का है भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, अवेस्ता है, ये सब जो थियोलॉजी। और फिर अंदर जो कोर है, जो अल्टीमेट जो जो एथिक्स है, जो हमारा कंडक्ट बनना चाहिए उस रिलीजन से, वो है। तो ये जो कोर है और थियोलॉजी है और जो रिचुअल्स हैं, और फिर रिचुअल से ही सुपरस्टिशन उत्पन्न हो जाते हैं। तो सुपरस्टिशन इज ए पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। जो लोग इस आउटर 2 लेयर में उलझे रहते हैं उन्हीं में विरोधाभास होता है, वहीं पर झगड़े शुरू होते हैं, क्योंकि सबके रिचुअल अलग अलग हैं तो सबके सुपरस्टिशन भी अलग अलग हो जाते हैं। और जो थियोलॉजी है, जो धर्मशास्त्र है, उसमें जो पहले बताने की कोशिश, ये थियोलॉजी में समझे हैं कि जो भी महान शिक्षक हुए हैं किसी ने स्वयं कुछ नहीं लिखा है, न तो कृष्ण ने, न बुद्ध ने, न जीसस ने, न मोहम्मद ने। तो उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, उन्होंने बोला और बाद में उनके शिष्यों ने जितना सुन पाए उतना उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। और इसलिए जब आदमी दूसरे की सुनी हुई चीज को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो तुरंत भी रिकॉर्ड करे, तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और मैडम ब्लॉस ने इसको लिखा है, जब से डॉक्टर मैं जो सुन रही हूँ
मास्टर से जो बताया जा रहा है, तो मेरा माइंड लिमिटेड है, इसलिए हो सकता है मुझसे गलती हो, वो एडमिट करती हैं, और इसलिए आप इसको अपने मन से भी समझने की कोशिश करिए। तो वो तो तुरंत सुन रही थी, और ये जो शिक्षाएं इतनी देर बाद लिखी गई, तो नेचुरली उसमें ये स्वाभाविक है कि वो चीज नहीं आ पाई जो इन महान शिक्षकों ने बताने की कोशिश की होगी, और इसलिए हमें समझना है कि कोई भी हमारा थियोलॉजी का बुक वास्तव में होल नहीं है। और उसके बाद हुआ कि जैसे जैसे समय बीता, उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ उसमें घुसेड़ दिया। इवन हमारे वेद जिसको हम इतना पवित्र मानते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे मंत्र आ गए, बाद में लोगों ने उसमें डाल दिया जो इंटरेस्टेड थे अपनी सुपीरियरिटी मेंटेन करेगी, एक तरह की प्रथा चलाने की, और वेदों के मंत्र के रूप में प्रचलित कर लिया जाने लगा, जिससे समाज में काफी विसंगतियां आ गई। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि कोई भी धर्मशास्त्र शुद्ध नहीं है, और इसलिए उसमें अपने भी विवेक लगाना चाहिए, उसमें कौन सा इस समय श्लोक, कौन सा मंत्र, कौन सी आयत, कौन सा बाइबल का सिद्धांत इस समय लागू नहीं हो सकता, इस समय ठीक नहीं समझा था, उसको हमें उससे नहीं छिपा। जैसे एक टॉक में बताया था कि जो सती प्रथा थी भारत में, उसका जब कुछ एनलाइटेंड लोगों ने विरोध किया राम मोहन राय के नेतृत्व में, पहले सती प्रथा कॉमन मानी जाती थी। दैट मीन्स विडो जो होती थी उसको चिता पर चढ़ जाती थी पति के मरने के बाद, और एक पवित्र वो चीज मानी जाती थी, होली मानी जाती थी। लेकिन वो एक अमानवीय प्रक्रिया थी, ये समझना शुरू किया लोगों ने, उसका विरोध हुआ, और उसमें ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड बेंटिंग थे, उनके पास अपील पहुंची कि इसको कानून बना के खत्म किया जाए। तो उसको जो परंपरावादी हिंदू थे उन्होंने इसको विरोध किया कि तो हमारे वेदों में लिखा है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता। तो उन्होंने वेद का मंत्र कोट किए। बाद में जो एनलाइटेंड लोग थे उन्होंने वेदों को फिर से पढ़ा, उनका ये तो मंत्र बाद में ऐड किया गया है। तो इस तरह से ये हर चीजों में आता है। इसी तरह कोई कह रहा था जो वो मंत्र आ गया है कि ब्रह्म के मुंह से आए और क्षत्रिय शोल्डर से आए और ये शूद्र उसमें आए, ये भी बाद में किसी ने जोड़ दिया है उस हायरार्की को जस्टिफाई करने के लिए। इसी तरह कुरान में कई चीजें आ गई हैं, और बाइबल में कई चीजें आ गई हैं। इनफैक्ट ब्लॉडसी कहती है बाइबल में काफी गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि बाइबल कई बार ट्रांसलेशन हुई है। जो क्राइस्ट बोलते थे वो भाषा आर्मेनियन थी, बाद में पहली बार किसी ने उसको लैटिन में उसको लिखा, फिर ग्रीक में हुआ ट्रांसलेशन, फिर जाके इंग्लिश में ट्रांसफर। तो उनका ये 3 प्रोसेस जो ट्रांसलेशन, उसी में काफी उसमें बिगाड़पन आ गया। जो ओरिजिनल शिक्षा थी, शब्दों का मतलब बदलता गया। तो और चूंकि जो जिसके पास किताब है उसी से चिपट जाता है, उसी को कहता है सत्य, इसलिए झगड़े शुरू होते। तो हमें जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो आध्यात्मिक प्रथा में चाहते हैं बढ़ना, उनका ये ड्यूटी हो जाती है कि हम इन दोनों लेवल से बाहर जाएं, कर्मकांड रिचुअल से बाहर जाएं, थियोलॉजी को अपने विवेक से पढ़ें, उसके किसी भी वाक्य को एज इट इज न मान लें, उसको अपने विवेक से लगाएं। आजकल के समाज में कितना वो तर्कयुक्त है, तर्करहित है। और फिर जो कोर टीचिंग पर जाने की कोशिश करें। जब कोर टीचिंग पर पहुंचते हैं तो सभी धर्मों की एक हो जाती है, सभी टीचर्स की एक हो जाती है, और जो मिस्टिक्स होते हैं, जो रियल सेंट होते हैं, फिर उसी पर जाते हैं। जैसे हमारा कबीर हुए, नानक हुए, ये सब उसी में जाते हैं, और वही आधार है सभी टीचिंग्स का। इसलिए हमें और ये भी एक उद्देश्य है जो कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी है, कि हम देखें कि जो कोर टीचिंग है, जो अल्टीमेट एथिक्स है, जो बेसिस है, वो सबकी समानता एक है। अलग अलग उससे शब्द अलग अलग बोलेंगे, कहीं दया कहा जाएगा, कहीं करुणा कहा जाएगा, कहीं कुछ और कह दिया जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट चीज एक ही रहेगी। सो ये भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, क्योंकि हमारा माइंड जो रिलीजियस बिलीफ है और रिलीजियस कर्मकांड है और रिलीजियस जो धर्मशास्त्र है उससे काफी प्रभावित है, कंडीशनड है, और उस कंडीशन के बयान में निकला। इनफैक्ट कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम, ग्रेटेस्ट फ्रीडम उन्होंने कहा है। जब फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन कर रहे हैं तो इस तरह की जो चर्चा की जा रही है। दलाई लामा भी कहते हैं कि जो सो कॉल्ड 7 बिलियन पॉपुलेशन है इस पृथ्वी पर, जिसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं, सब कुछ हैं, उसमें से हार्डली 1 बिलियन ही रियल धर्म को फॉलो करते हैं, तो 1/7 होगा। तो कहीं कहा गया कि जो रियल स्पिरिचुअलिटी है केवल 1% लोग फॉलो करते हैं, तो दैट मीन्स उसकी परसेंटेज कम है, और मेजॉरिटी लोग अभी
बाहर वाले दो में उलझे हुए हैं और इसीलिए समाज में काफी तनाव है। और थियोसॉफी का जो लाने का एक उद्देश्य था कि हम लोग उस कोर की ओर जाएं। जैसे महा चौहान ने एक लेटर में कहा कि अगर हम आउटर सभी ड्राफ्ट को हटा दें तो कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट और निर्वाण एक हो जाता है। तो वो हमारा लक्ष्य है, उस तरफ जाएं। वो भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक आवश्यक हिस्सा है। इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल किया कि पोप को जैसे कैसे कॉन्सिस्टेंस बदल रही है। ये प्रेजेंट पोप फ्रांसिस जो है ये काफी लिबरल है। बाइबल में लिखा गया है कि जो गॉड में बिलीव नहीं करेगा वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, ये लिख दिया गया। दैट मीन्स जो ये नहीं बिलीव करे वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो गॉड में उनके अनुसार जो गॉड की धारणा है उसमें बिलीव करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। ये प्रेजेंट पोप ने किया कि आप स्वर्ग में जाने के लिए गॉड में बिलीव करने की जरूरत नहीं। ये बड़ा ही रेडिकल इनका स्टेटमेंट आया। शायद 100-200 साल पहले पोप अगर कोई कहता तो उसको बहुत आलोचना होती, लेकिन अब कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको एंड नाउ पीपल प्रेज कि इस पोप ने ऐसा किया। और इसीलिए जो आपने अखबार पढ़ा होगा, जब पिछले ट्रम्प जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि हम मेक्सिको में दीवार बना देंगे जिससे वहां से लोग नहीं आ पाए। तो इसी पोप का स्टेटमेंट आया था कि जो व्यक्ति दीवार बनाने की बात करता है वो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता। हालांकि बाद में ट्रम्प ने कहा कि पोप कौन होते हैं हमारी क्रिश्चियनिटी को क्वेश्चन करने के लिए। तो इस तरह की कॉन्शियसनेस हो रही है, ये दिखाने को बताया चेंज हो रही है। और हमारे सो कॉल्ड धर्म गुरु भी अगर इस तरह के विचार लाएं तो समाज का जो ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो सकता है। लेकिन अभी मेजॉरिटी नहीं उसमें आ पा रहे हैं, एक आधी इसमें है। इल्यूमिनेशन, ये सब करने के बाद जो इल्यूमिनेशन होता है, जिसको सटोरी भी कहा गया है, समाज में कहा गया, उसकी कई तरह से परिभाषा की गई। उसको नीचे अगर देखें उसमें कहा गया फिर हम बिना आंख के देखते हैं, बिना समझ के समझते हैं, बिना भावना के हम उसकी भावना को समझते हैं, बिना स्वाद के स्वाद लेते हैं। और दैट मीन्स हमारी जो सुपर सेंसेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हम रियलिटी को समझने लगते हैं उस स्टेज में। द ओपनिंग ऑफ सटोरी, ये जन उसमें टीचर्स दिया गया है सेकंड वन। द ओपनिंग ऑफ सटोरी इज द रीमेकिंग ऑफ लाइफ इटसेल्फ। जब उस अवस्था में होते हैं तो हमारे जो जीवन का पूरा एक रीमेक हो जाता है, फिर से बनना हो जाता है। और इसका जो हमारे मॉरल और स्पिरिचुअल लाइफ पर प्रभाव पड़ता है वो क्रांतिकारी होता है और वही पूरा परिवर्तन होता है, कंप्लीट आमूल परिवर्तन होता है। उससे हमारा जो शुद्धिकरण है वो परफेक्ट होता है और हम एक नया जन्म लेते हैं जिसको रियल बीज कहा गया। इसी तरह वो पहले में है कि जो सभी कुछ उसमें तुरंत मालूम होने लगता है, हम उसके यथाभूत दर्शन करने लगते हैं और जो सभी चीजों को हम आश्चर्य रूप से देखते हैं और सभी में एकत्व का अनुभव होता है। तो उस स्टेज में जब पहुंचते हैं और वही हमारा लक्ष्य, इस लाइफ को पूरा करना है, देन विल कंप्लीट समथिंग मोर। कल हमने देखा, इसको हम थोड़ा सा भी रोकते हैं, देन विल कंप्लीट समथिंग। कुछ और एस्पेक्ट हैं जो अभी कवर करने हैं। कल एक हैप्पीनेस की बात की गई और हैप्पीनेस की जो इनर हैप्पीनेस है वो जरूरी है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके बारे में इसमें कहा गया है कि हैप्पीनेस क्यों जरूरी है। इनर जब हैप्पीनेस की बात की जाती है, हैप्पीनेस इज नॉट ए दैट प्लेजर, इज नॉट ए सेंसेशन, इज नॉट एक्साइटमेंट, इज नॉट ए लॉफ्टर। हंसना या कोई एक्साइट होना किसी चीज पर या इंद्रियों का जो प्लेजर है वो प्लेजर नहीं, जिस प्लेजर की बात की जा रही है। जो व्हाई हैप्पीनेस इज नेसेसरी, जो जीवन है, जो हैप्पीनेस का जो जीवन जो है वो दिखाता है कि हम अपने कर्म को ठीक से निभा रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध है अगर हम उसको ठीक से फेस कर रहे हैं तो हम हैप्पी रहेंगे। अगर हम उसमें ठीक से नहीं फेस कर रहे हैं तो हम अनहैप्पी हैं। तो अनहैप्पी सिचुएशन बताती है कि हम अपने कर्म को ठीक से नहीं फेस कर रहे हैं। जो हैप्पीनेस जो हमारा जो होता है स्वभाव, वो हमें
ज्यादा प्रभावशाली बनाता है, अच्छा बनाता है, निस्वार्थी बनाता है और सेवा ओरिएंटेड बनाता है। जो हैप्पी है वो हम लोग, जो लोग हैप्पी रहते हैं, इनर हैप्पीनेस, वो ज्यादा प्रभावी काम करते हैं। जो भी काम करेंगे वो काम ज्यादा इफेक्टिव होगा। जो हैप्पी पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दे पाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे, देखा गया है, ज्यादा नैतिक और ज्यादा एथिक्स फॉलो करते हैं। अगेन, जब हैप्पीनेस की बात की जाती है तो इनर हैप्पीनेस की बात की जा रही है। ऊपर से हो सकता है व्यक्ति क्रोध करता हो, चिढ़ता हो, लेकिन अगर इनर हैप्पीनेस है तो ये प्रभाव आएंगे। और ये जो है, ये हमें, जो इनर हैप्पीनेस है, ये हमें मदद करती है इस पूरे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर हमें इनेट गुण है इनर हैप्पीनेस, बहुत अच्छा है, और नहीं तो डेवलप किया जाना चाहिए। और इसमें उस इनर हैप्पीनेस के साथ वैराग जुड़ा हुआ है, और इसीलिए जो लाइट ऑफ पाथ में कहा गया है कि किल आउट एम्बिशन बट बी लाइक, वर्क लाइक दोज हु आर एम्बिशियस, किल आउट डिजायर फॉर कंफर्ट बट वर्क लाइक दोज हु वांट कंफर्ट। तो हमें उस स्टेज में आना, ये सब शिक्षाएं इसलिए दी गई। हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस को अगेन डिफाइन करना मुश्किल है। हैप्पीनेस को इन्होंने एक तरह से डिफाइन ये किया है कि एक इनर स्टेट है वेल बीइंग की। हम एक संतुष्ट अपने को अंदर से महसूस कर रहे हैं, जो भी परिस्थिति है उसे विचलित नहीं हो रहे हैं, एक अच्छापन महसूस कर रहे हैं। और संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि हम आलसी हो गए हैं, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के, जो कर रहे हैं, लेकिन जो भी जिस स्टेज पहुंच रहे हैं वहां पर असंतोष नहीं है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन डिसकंटेंटमेंट रहेगा, बट वर्ल्डली डिसकंटेंटमेंट खत्म हो जाएगा। और हम जो चीज काम कर रहे हैं उसको पूरे दिल और दिमाग से लगा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम आधे अधूरे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अंदर से हैप्पी नहीं। सो हैप्पीनेस जो है, इस पर काफी लिटरेचर भी बनाया गया है, सभी धर्म टीचरों ने इस पर बात किया है, हमारे शास्त्रों में काफी लिटरेचर है इस पर। हमने कुछ महीने पहले एक टॉक भी दिया था, मेरा एक लेख भी है इंडियन क्लासेस में। तो हैप्पीनेस इज आल्सो पार्ट ऑफ द इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें देखना है कहाँ अनहैप्पी हो रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए। इसे बताया गया है कि हैप्पीनेस के 6 ग्रेड हैं। एक तो पहले हमें देखना है जो हमें अनहैप्पीनेस का जो चीजें कर रही हैं उसको हम हटाएं, उसको चिन्हित करें, क्या अनहैप्पीनेस कर रहा है उसको देखें, और हम जीवन में एक रचनात्मक एटीट्यूड लाएं, जिसको पॉजिटिविज्म कहा गया है। नेगेटिव पॉजिटिव इसका मतलब नहीं है कि गलत चीजों को क्रिटिसाइज नहीं करना, पॉजिटिव लाना कि गलत चीजों से प्रभावित होना, क्रिटिसाइज करना, बट जैसे कहा गया मेडिटेशन में, विदाउट पर्सनल ब्लेम एंड पर्सनल प्रशंसा के मूल्यांकन करना। और जो रिलेशनशिप है जहाँ पर गड़बड़ा रही है उसको ठीक करने की कोशिश करना, और जो हेल्प, किसी को सहायता देना है, कंप्लीटली सेल्फलेस करना, जितना सेल्फलेस हो सके, दैट विल हेल्प इन हैप्पीनेस। सेल्फलेस सर्विस को ये अनुभव भी है सभी का, मोस्टली लोगों का, और यहाँ भी बताया गया है कि सेल्फलेस सर्विस जो हैप्पीनेस आती है, इनर हैप्पीनेस, वो सबको आती है, उसमें दैट इज ऑलमोस्ट रूल नेचर का। और फिर एथिक्स आल्सो ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अगर हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, जो कोर पॉइंट ऑफ जो रिलीजन है उसको फॉलो करें, हैप्पीनेस आएगी। और हमें फिर जो कैसे, जैसा कल बात करी थी, होलसम फिलॉसफी ऑफ लाइफ फॉलो करना। तमाम तरह के जो फिलॉसफी हमने अडॉप्ट कर रखे हैं, प्रथाओं से, परंपराओं से, उसको हट करके जो होलसम फिलॉसफी है, जैसे शास्त्री बता रही है, उसको हमें अडॉप्ट करना है अपने जीवन में। तो ये 6 ग्रेडियंट उन्होंने बताया हैप्पीनेस के। पूरा संसार, ये हमें होलसम फिलॉसफी में समझना है कि पूरा संसार कॉज और इफेक्ट से चल रहा है, कारण और प्रभाव से चल रहा है, और फिर हमें अवेयर होना है कैसा कारण हम उत्पन्न करें। अगर हम किसी से अपना भाग्य दिखाते हैं, हमारी कुंडली दिखाते हैं, अपनी दशा देखना चाहते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से, या किसी से हम पूजा करवाना चाहते हैं अपनी से निकलना, सो दैट इज ए साइन ऑफ स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी। दैट मीन्स हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को से भाग रहे हैं, हम अपने को समझने की इसको भाग रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कैसे हम अपने परिस्थिति को स्वयं ठीक करें। और कर्म के जो सिद्धांत है, जो महान कर्म है, जिसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, इस ब्रह्मांड के जो सगुण ईश्वर है वो भी इसको वायलेट नहीं कर सकते, उसको हम उसमें हमारा विश्वास कम हो रहा है, उसके अगेंस्ट हम विद्रोह कर रहे हैं।
इसी को मैडम ब्लॉस्की कहते हैं, तो ये उसका विद्रोह करना है। और इसीलिए समझें कि अभी भी हम में से बहुत लोग जब कोई परिस्थिति आती है तो चले जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, किसी के पास, कई लोग। सो उसको बताया गया है कि दिस इज साइन ऑफ स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी, इमोशनल इमेच्योरिटी। और जब तक ऐसी इमेच्योरिटी रहेगी तब तक हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए और इसीलिए कर्मकांड और इसका हर जगह, चाहे डिफीट ऑफ मास्टर हो, चाहे महात्मा के लेवल में हो, इसको कहा गया कि जो आध्यात्मिक पात्र है उसको इससे बाहर निकलना। उसमें दो कारण होते हैं। एक तो हम अपनी जो जो कहा गया है टीचर में कि अपना लैंप खुद बनिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, वो नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, हम ईगो अपना बढ़ाते हैं और अंधविश्वास बढ़ाते हैं। ये कई इस तरह के नुकसान होते हैं। तो हमें इस तरह से बियॉन्ड हैप्पीनेस जाना है, बियॉन्ड प्रेजर जाना है, बियॉन्ड इन कर्मकांडों के जाना है, और यही हमारा मार्ग होगा। अब कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। जो अवेयरनेस का इफेक्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करें। बॉडी पर जो अवेयरनेस है उससे हमें जो कुछ पेन होता है उसको उसे डील करने में, उसको फेस करने में ज्यादा प्रभावशाली होता है। पेन हमारा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, पेन से घबराना नहीं, पेन को, दर्द को एक फ्रेंड भी कहा गया है। पेन इज नॉट एनिमी बट एन एली, हमारा दोस्त है। क्योंकि पेन से हम सीखते हैं कि पेन से कैसे निकला जाए। और जब अवेयरनेस होती है पेन के बारे में, तो पेन के साथ जो मिजरी है वो खत्म हो जाती है। पेन जैसे हमारे बॉडी में कहीं चोट लगी है, तो अगर हम अवेयर हो जाए तो उस चोट का जो उसे वेदना होती है वो नहीं होती। और यही जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कोई बर्र काट लेता है, कोई दर्द होता है, तो उस पेन में जब अवेयरनेस होते तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अवेयर होते हैं तो प्राण शक्ति का प्रभाव होता है और धीरे धीरे जो उसका इफेक्ट है माइंड में कम हो जाता है। और लेकिन इसका फायदा हुआ कि पेन ने हमें ये एक प्रयास दिया कि हम उस तरह का प्रैक्टिस करें, और इससे हमारी क्षमता बढ़ती है उसको ठीक करने में। पेन हमें ये एनेबल करता है कि हम जो रियलिटी है बॉडी की उसके नजदीक रहें, उससे संपर्क में रहें। और पेन ये संकेत देता है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर पेन नहीं हो तो हम एकदम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, और कहीं से अगर बॉडी में तोड़फोड़ भी हो गई, उसमें डैमेज हो गया, तो उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। जो सेल्फ अवेयरनेस है वो हमें बताता है कि हम जो डिजायर्स और इम्पल्स जो उठती हैं पेन से, उसको देखते हैं, और फिर जब अवेयर होते हैं तो उसके बियॉन्ड जाते हैं। जो अवेयरनेस से हमारे बॉडी के जो क्रॉनिक टेंशन और स्ट्रेस भी कम होते हैं। कुछ हम केस स्टडी पाएंगे, इसमें किताब में दी गई है, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। इसमें क्रॉनिक टेंशन और स्ट्रेस भी कम हुए हैं लोगों के। इमोशन में जब हम ये अवेयर होते हैं तो ये प्रभावशाली ढंग से हमारे जो खराब इमोशंस को उसको डील करता है। जैसे डर हुआ, क्रोध हुआ, रिजेंटमेंट हुआ, हर्ट की फीलिंग हुई, डिप्रेशन हुआ, जैसे कल हमने देखा। इन प्रैक्टिस नहीं हम कर पाए। हमारी थिंकिंग को ये क्लियर करता है, डीपर करता है, क्लैरिटी लाता है, और उसको बड़ा ऑब्जेक्टिव करता है, मैंने उसको मूर्त रूप देता है। हम उसको हर चीज को ठीक से समझ सकते हैं। ये हमारे विवेक को भी बढ़ाता है। ये हमारे जो अटेंटिव थिंकिंग है, ध्यान पूर्वक किसी को देखना, किसी को सोचना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अवेयरनेस, जैसे कल 4 तरह की अवेयरनेस की बात की गई। जो स्पाइन से थिंकिंग बात की गई, वो कल हमने बताया कि वो हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, थिंकिंग को डीपली ले जाता है, हमारी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है, किसी समस्याओं पर कई नजर से देखने की क्षमता बढ़ाता है, और फिर उसमें से बेस्ट उसकी सोल्यूशन हम ढूंढते हैं। ये प्री जजमेंट और प्री जो अजम्पशंस हैं उसके बाहर ले जाता है। ये इंट्यूशन डेवलप करने में मदद लगता है, और फिर हम चीजों को यथाभूत देखने में मदद करता है। और फिर हमें जो ट्रांसेंडेंस है, जो परे है, जो श्रेष्ठता की अवस्था है, जो डुअलिटी के बियॉन्ड ले जाने में मदद करता है अवेयरनेस।
हमने इंट्यूशन पर चर्चा किया था, अवेयरनेस पर चर्चा आज थोड़ा सा कर किया, आज कुछ हो गई। अब कुछ जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी एक थोड़ा सा इन्होंने चर्चा किया इस किताब में, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत लिटरेचर है, बहुत लोग समझते हैं किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, इसलिए उसको बहुत डिटेल में से नहीं लाया गया, क्योंकि ये समझ है जिसको हम लोग सभी लोग समझते हैं, बट फिर भी कुछ मेन पॉइंट लाए गए हैं। ये जो लाया गया है कि जो लाइफ स्पैन है हमारा, जो जीवन का हमारी अवधि है, वो हमारे जन्म के समय एक हमें एक लाइफ एनर्जी मिल जाती है, एक सीमित एक डेफिनेट सीमित मात्रा में, पुराने जो कर्म हम प्रारब्ध ला रहे हैं उसको निपटाने के लिए, और इसीलिए हर एक का लाइफ स्पैन अलग अलग होगा। और उस लाइफ एनर्जी को हम कैसे खर्च कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं भाई अपने सेंसुअल प्लेजर से, और तमाम तरह के उसमें उसका अपव्यय करें, उस पर डिपेंड करेगा हमारा लाइफ की एनर्जी कैसे खर्च हो, हमारा स्वास्थ्य कैसा हो। और इसलिए ये सब शिक्षाएं हैं लाई गई हैं कैसे हम उसको खर्च करें। और इसीलिए लाइफ, जैसे हम चर्चा कर रहे थे किसी और टॉक में, कि लाइफ स्पैन या मृत्यु का जो तारीख है एकदम निश्चित नहीं है, वो थोड़ा घटती बढ़ती है। अपने आप आदमी घटा बढ़ा सकता है, और कोई जो अडेप्ट हमें कुछ काम कराना चाहते हैं वो भी उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉट अनलिमिटेड एक्सटेंट। फिर ये समझना है कि जो हमारे बॉडी मिली है ये एक ही बॉडी है इस जीवन में काम करने के लिए, और इसीलिए हमको बड़े देखभाल से इसको स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, और इसी से हमें सारा काम करना है। इसमें फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस इस स्टेटमेंट आ जाती है। दैट मीन्स फिजिकल हेल्थ इज नॉट टू बी नेग्लेक्टेड। कुछ लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि आध्यात्मिक में हमें फिजिकल हेल्थ से क्या मतलब है, तो उस सिद्धांत को इसमें एकदम गलत बताया गया। अगर हम हमेशा बीमार पड़े रहेंगे, दर्द में रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना मेडिटेशन कर पाएंगे, ना स्टडी कर पाएंगे, ना सेवा कर पाएंगे। जो अच्छे हेल्थ के 4 फैक्टर हैं, एक तो हेल्थफुल डाइट है, सभी जानते हैं, हमारी डाइट मॉडरेट होनी चाहिए और सात्विक हद तक हो सके, अगर हम हैं तो अच्छा है, अगर नहीं हो सके तो आने की कोशिश करें। रेगुलर एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम लोगों की एज में वॉकिंग रिकमेंड किया है, आधे घंटे 15 मिनट, और जॉइंट्स का मूवमेंट वगैरह, तो अपनी एज के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम करें, लेकिन बॉडी को बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस में नहीं लाएं। स्ट्रेचिंग करना, बेंडिंग करना ये जरूरी है बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए। और हार्मफुल वाइसेस अगर किसी की हैं तो उसको हटना है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हमें से बहुत ही कम ही लोग करते होंगे, बट जो भी करते हैं उससे हमें हटना है। होलसम एटीट्यूड ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ये भी बहुत जरूरी है। दिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर कीपिंग द फिजिकल हेल्थ इन प्रॉपर मैनर, क्योंकि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी हमारी इमोशन से अफेक्ट होती है, और इमोशंस हमारी बिलीफ और उसमें से अफेक्ट होती है, और जो रॉन्ग बिलीफ या रॉन्ग जो आती हैं उससे हमारा इमोशन गड़बड़ाता है और हमारा फिजिकल बॉडी भी गड़बड़ाता है। तो जो इस होलसम फिलॉसफी में जाते हैं उनको देखा गया उनका फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है, ज्यादा बेटर हो जाती है। हेल्थफुल डाइट में ये बताया गया है कि जो शाकाहारी भोजन है वो सबसे हेल्दीएस्ट है, और जो मीट बेस्ड डाइट है उससे सीरियस क्रॉनिक डिजीज होते हैं। ये आजकल लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं धीरे धीरे। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन वाले हैं, जो कुछ कबीले हैं, गुजरात और कासांसिस का नाम दिया है, ओकनस का नाम दिया है, वो उसमें 100 साल जीना बड़ा कॉमन है, और प्राइमरली वो लोग शाकाहारी हैं। इसी तरह जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन बताए हैं एस्किमोस का, लैपलैंडर्स का, ग्रीनलैंडर्स का। एस्किमोस आप जानते हैं ध्रुव के पास रहते हैं, उनको और कुछ नहीं मिलता, खाली वो काई खाते हैं, मछली खाते हैं। तो इनके अनुसार उनका जो लाइफ है बहुत स्पैन बहुत कम है, 35-40 ईयर्स, 45 ईयर्स एवरेज लाइफ है। बट और भी फैक्टर होते हैं क्योंकि उनका वेदर भी बहुत एक्सट्रीम है। सो और एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे गहरी सांस 8-10 बार लें, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, उससे हमारा प्राणों का सर्कुलेशन अच्छा होगा। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, टेंशन रिलैक्सेशन और अवेयरनेस, ये भी पार्ट ऑफ डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए। होलसम फिलॉसफी ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है, और जैसे बताया कि जीवन में एक रचनात्मक दृष्टिकोण हो, चेयरफुलनेस, प्रसन्न बदनता हो, डिप्रेशन को हम अवॉइड करें,
और हेल्पफुलनेस होना, सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। जहाँ भी हेल्प करने का मौका है, चाहे चाहे जिस तरह की हेल्प हो, फिजिकल हो, बल वाली हो, धन वाली हो, ज्ञान वाली हो, उसी पे टू शेयर जहाँ जो प्रॉब्लम है। इसके लिए जरूरी नहीं कि हम कोई गैदरिंग में हो, 1 to 1 भी ज्ञान बांटा जा सकता है, सर्विस की जा सकती है, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी चीज के किया जा सकता है। तो ये सब जरूरी है अच्छी हेल्थ रखने के लिए। उसके बाद ये जो सिद्धांत है, इसको हम पेरेंटल और एजुकेशन भी डालते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। इसमें लव एंड फर्मनेस सिखाया जाता है बच्चों को, 95/5 रूल सिखाया जाता है। जैसे बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो हमेशा मत क्रिटिसाइज करें, कभी कभी बता दें। इन्होंने रूल बताया 95/5। अगर 100 में 95 बार हम प्रशंसा करते हैं उसके काम की, तो 5 बार क्रिटिसाइज करें, उससे ज्यादा मत करें। किसी की कंपैरिजन मत करें बच्चों की। सभी बच्चों की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग रुझान होते हैं। उनमें भी इफेक्टिव रिलेशनशिप की ये लाएं, कैसे डेवलप करना है, अवेयरनेस को कैसे लाना है। और कोई पनिशमेंट धारणा नहीं होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंस बता देना चाहिए कि कोई गलती होगी तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। पनिशमेंट करने का जो दृष्टिकोण है समाज में, उसको बदलना धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे स्कूलों में ये बैन कर दिया गया है पनिशमेंट। और सही आदतें डालना, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस डालना, ये सब बताना है बच्चों को। हैप्पी एनवायरनमेंट, अप्रिशिएशन, ग्रेटफुल, उनको बताना है कि दूसरों को अप्रिशिएट करें, ग्रेटफुल हों जो उनके लिए काम करते हैं। और नेगेटिव पुश बटन उसको भी बताना है कि कैसे उसको हटाएं और उसको डेवलप होने से रोकें। बच्चे इसको जल्दी रोक सकते हैं। और कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें उनसे, होलसम पर्सनालिटी की बात करें। और लाइफ स्किल तो जरूरी है। लाइफ स्किल टीचिंग, कैसे लाइफ में जी रहे, ये भी बच्चों को बताना जरूरी है हर एक लेवल पर। और बच्चे इसको बड़ा लाइक करते हैं। मेरा भी अनुभव है कि जितने बच्चों को हमने एड्रेस किया है, इसलिए जो लीडरशिप में जो जिस भी पोजीशन में हम हैं, लीडर हैं, उसमें हमें देखें कि हमें विजन है, इंटीग्रिटी है, पैशन है, हमारा दृष्टिकोण व्यापक है, हम उसको ईमानदारी से कर रहे हैं और एक पैशन से कर रहे हैं, एक पूरी लगन से कर रहे हैं जिस काम को कर रहे हैं। लीडर को करना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जो विजन, नॉन सेल्फ सेंटर्ड लीडरशिप है और जो एम्बिशियस लीडरशिप है। जो नॉन सेल्फ सेंटर्ड लीडरशिप है वो कॉमन डायरेक्शन देते हैं और आइडियल की बात करते हैं। जो स्वयं सेल्फ सेंटर्ड है वो अपने एम्बिशन की बात करते हैं। इंटीग्रिटी के बारे में जो कॉमन वाले हैं वो विश्वास की बात करते हैं, इंस्पिरेशन की बात करते हैं। और दूसरे वाले मैनिपुलेशन की बात करते हैं, किसी तरह हमें गोल मिल जाए, दे विल मैनिपुलेट ऑल द डेटा इंफॉर्मेशन, और आपको भी कहेंगे। पैशंस के बारे में पहले वाले के पास एनर्जी होती है, फोकस होता है और लगातार उसमें लगे रहने की एक लगन होती है। और दूसरे वाले में वो जल्दी घबरा जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं अगर कोई काम ठीक से नहीं हो पाता उनकी इच्छा के अनुसार। जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, अगर वो विजनरी लीडर हैं तो कॉमन वेलफेयर की बात करेंगे, जो सही है उसी की बात करेंगे, जो सत्य है उसी की बात करेंगे। और जो दूसरे वाले होंगे वो केवल इलेक्शन में जीतने के हथकंडा लगाएंगे, जैसे आजकल हो रहा है। और बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे बाय इंसाइटिंग देयर इमोशंस ऑफ रिलीजन, डिवीजन, ऑल दोस बिलीफ्स। जो बिजनेस में जो लीडर्स होंगे वो जो नॉन सेल्फ सेंटर होंगे, वो सभी जो स्टेक होल्डर हैं, सभी जो उसमें संबंधित लोग हैं, सभी की भलाई की बात करेंगे, सोचेंगे, सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। बिजनेस में ईमानदार रहेंगे, कोई मिलावट नहीं करेंगे, कोई तौलने में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, प्राइस ठीक से चार्ज करेंगे। और दूसरे वाले मैनिपुलेट करेंगे और दूसरे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। जो कैरियर में है, जो पहले वाले हैं, वो विकास में विश्वास करेंगे, उसका प्रयत्न करेंगे, लेकिन सही तरीकों से, एथिकल मीन से सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे। दूसरे वाले कंपटीशन की भावना लाएंगे, अपने को दूसरों को हरा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और हमेशा इनसिक्योर रहेंगे क्योंकि हमेशा ये नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा है, उसमें जो पहले वाला रहेगा उसके पास एक व्यापक दृष्टिकोण होगा, उसके जो रुझान होगा सर्विस का होगा, सिद्धांतों पर चलेगा। और दूसरा वाला केवल पोजीशन, पावर और लोगों में भेद उत्पन्न करके, एक को अपने पास करके दूसरे को क्रिटिसाइज करके ये सब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। पेरेंटल और एजुकेशन में पहले वाला जो है वो अपने खुद चरित्र को देखेगा, प्रेम करेगा, होलसम ग्रोथ करेगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा बच्चों के सामने।
और दूसरा अथॉरिटी करेगा कि मैं पेरेंट हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, जो मैं कहूँ वो मानो। तो ये उन्होंने कुछ डिफरेंस दिए कि लीडरशिप में कैसे डिफरेंस होगा। थोड़ी सी स्लाइड देख लें, उसके बाद हम लोग कुछ और चीजें हैं कवर करेंगे। फोर का ये थोड़ा सा रिव्यू हो रहा है। 4 एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मैप ऑफ रियलिटी, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, नेचर ऑफ कंडीशनिंग, कल हम लोगों ने चर्चा किया। ग्रोथ एंड परफेक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इस देखा। इफेक्टिव रिलेशनशिप देखा, सेल्फ अवेयरनेस, जेन्युइन लिसनिंग, हार्मोनियस असर्टिवनेस देखा, मेडिटेशन देखा, स्टेजेस ऑफ एन एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर मेडिटेशन बात की। आज जो हमने पढ़ किया था स्ट्रक्चर मेडिटेशन। नॉन स्ट्रक्चर मेडिटेशन किसी टाइम, किसी जगह, किसी कहीं भी किया जाता है। फिर एंकर्स देखा, जो मेडिटेशन में जिसको हेल्प लेते हैं, जैसे शब्दों का या सांस का। अप्रोचेस देखा, किस तरह का अप्रोच हो सकते हैं। वैल्यूज देखा, काइंड ऑफ वैल्यूज। देन फीडबैकिंग देखा, फ्रीडम फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन देखा। एक और चीज आती है कंडीशनिंग की। हम अपने जो पूरी जो पुश बटन को हटाना, ये भी डीकंडीशनिंग है। बट हमें अवेयरनेस में देखना है कि हमारे जो रिएक्शन है वो किसी पुराने विचार से न प्रभावित हो और किसी के अनथॉटफुल विचार से न प्रभावित हो जो रिएक्शन हुआ है। अगर कोई हमें कुछ अनथॉटफुल विचार करता है तो उससे हमारा रिएक्शन प्रभावित हो, उसको भी हम अवेयर रहें। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि हमारा जो थॉट और डिजायर होते हैं उससे हमारा बिहेवियर बनता है, उससे हमारा काम होता है और हमारा चरित्र बनता है, वही हमारी डेस्टिनी बनाता है। और ये थॉट और डिजायर स्वयं कहाँ से आते हैं? एक तो हम पास्ट कर्मों से लाते हैं, टेंडेंसी लाते हैं, हमारी वृत्तियां लाती हैं, रुझान लाते हैं, उसके अनुसार हमारा ये कर्म, थॉट और डिजायर बनते हैं। दूसरा, हमारे जो प्रेजेंट कर्म है, जिस तरह का वातावरण मिला है जिसमें हम काम करते हैं, हमें बाहर के लोग प्रभावित करते हैं, उससे हमारा बनता है। इसी में हमें अवेयर होना है कैसे इसको चूज करना है। और ये दोनों मिलकर के हमारे फाइनली उस पर जो हम थॉट और डिजायर उत्पन्न कर दें और जो काम होता है हमारी डेस्टिनी बनता है, इसको समझना। दिस इज द साइंस ऑफ द लाइफ। डॉक्टर एमोटो का कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया है कि कैसे जो सो कॉल्ड जड़ पदार्थें भी हमारे भावनाओं और से प्रभावित होती हैं। ये आपने सभी सुना होगा। इन्होंने पानी के पर प्रभावित किया, अच्छी भावनाएं दिया और उसको बंद किया फ्रिज में। एक को अच्छी भावना दी गई, एक को खराब भावना दी गई। अच्छी भावना वाले दी गई, उसको 15 दिन बाद इस तरह के ब्यूटीफुल क्रिस्टल बने। इनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है और सभी लोग मेरे ख्याल से इससे परिचित होंगे। ये देखिए, ये जो बना है बीच वाला, ये यू मेक मी सिक, इसमें गलत भावना दी गई है। और जो व्हाइट वाले हैं जिसमें सुंदर फिगर बनी है, इसमें अच्छी भावना दी गई। इसको ब्लॉट्स भी लाई है, काफी एग्जाम्पल लाई हैं इसी सनवेल में भी। ये भी है, दोनों का विरोधाभास दिखा रहा है। नीचे वाला अच्छी भावना का दिया गया है, ऊपर वाला जिसमें खराब भावना दी गई। अगेन सेम, दाएं वाला अच्छी भावना का है, बाएं वाला खराब भावना का है। इसमें बीच वाला अच्छी भावना का है, थैंक यू दिया गया। बाएं वाला लव का है और दाहिने वाला जो है उसमें हेट की भावना दी गई। क्रिस्टल इस तरह के बने। इन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट बताया है इस पुस्तक में कि कुक्ड राइस रखे गए 2 शीशों में, एक में अगली का लेवल लगाया, एक में ब्यूटीफुल का लगाया। और करीब 1 हफ्ते बाद देखा गया कि जो अगली का लेवल है वो सफेद ही रहा, जो ब्लैक जो वो काला पड़ने लगा 1 हफ्ते बाद, और ये जो है सफेद रहा। इस तरह भावना दी गई। ये देखिए अगली का प्रभाव पड़ा, वो 15 जनवरी को रखा गया, ये 24 जनवरी का है, करीब 9 दिन बाद। ये 9 दिन बाद जो वही चावल यहाँ पर काला होने लगा और दूसरा चावल जिसमें सुंदर भावना या ब्यूटीफुल लेवल लगाया गया था वो सफेद रहा। ये फिर और कुछ दिन बाद है कि ज्यादा काला पड़ गया, लेकिन ये अभी भी सफेद है। जनवरी 30 ये रिवर्स एक्सपेरिमेंट किया गया थॉट्स एंड वर्ड्स को। मैंने थॉट प्रेजेंट दिए गए लेकिन लेवल लगाया गया खराब है, और थॉट जो है खराब दिया गया लेकिन लेवल अच्छा लगाया गया। तो इसमें देखा गया कि थॉट से ज्यादा प्रभाव पड़ा, लेवल से प्रभाव नहीं हुआ। यह है ये पेंगिट माने खराब का सावर, और ग्वापो ये अपोजिट है, उल्टा है। ये लव और ये
हेट। इसी तरह कई इंटरवल में ये रंग दिखाए हैं, व्हाइट येलो पड़ रहा है खराब वाला, देन काला पड़ता है धीरे धीरे, और व्हाइट काफी दिन तक रहता है। कंडीशनिंग जो है ये हैबिट के अनुसार है, जो वही उसी हैबिट के अनुसार होती है, और इससे हमारा जो रिस्पांस डिटरमिन होता है। हम और रिस्पांस ही हमें किसी काम को सही या गलत उसका निर्णय करता है। इसमें 3 सजेशन दिए गए हैं। डू नॉट अलाउ पास्ट कंडीशनिंग, जो हमारे संस्कार हैं उसको हम मत तवज्जो दें, उसको न प्रभावशाली करें हमारे प्रेजेंट रिस्पांस में बिना हमारी कंसेंट के। और जो अनथॉटफुलनेस ऑफ दूसरों के हैं बाहर से जो आ रहे हैं, उससे हम अपनी रिस्पांस को प्रभावित न होने दें, इसके बारे में सचेत रहें। एक और उन्होंने एक उपमा है कि थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट होता है। थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर के बढ़ने घटने से उसका पारा ऊपर नीचे जाता है, और थर्मोस्टेट एक अपने सेट टेम्परेचर को मेंटेन करता है, चाहे कितनी गर्मी हो कितनी सर्दी हो। तो हमें थर्मोमीटर थर्मोस्टेट बनना है, न को थर्मोमीटर। चॉइस हमारी। ये सारी प्रोसेस है कि हम थर्मोस्टेट बने, अपने को इक्विलिब्रियम में रखें। इन्होंने कुछ कोट किया है, इसको कोट करने के बाद हम लोग और कुछ हॉस्पिटल जाएंगे। मदर टेरेसा को उसमें उन्होंने लिखा है कि पीपुल आर अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड सेल्फ सेंटर्ड, लेकिन फिर भी आप उनसे प्रेम करिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं, लोग आपको अक्यूज करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको स्वार्थी बनाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा काम करते रहिए। अगर आप सफल हैं, सो आपके जो दोस्त बनाएंगे एक नकली दोस्त आ जाएंगे और सही एनिमी होंगे, लेकिन फिर भी आप सक्सेस का काम करते रहिए। जो आप अच्छा काम करेंगे उसको लोग भूल जाएंगे जल्दी, लेकिन फिर भी अच्छा काम करते रहिए। जो ईमानदारी है और फ्रैंकनेस है वो आपको वल्नरेबल बनाती है। लोग ज्यादा आपको कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन फिर भी ऑनेस्ट और थैंक गिविंग होना चाहिए। ये ब्लॉट्सकी ने कहा कि जो ट्रुथ क्रिएट्स हेट्रेड, इट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट फॉलो ट्रुथ, बट उससे लोग थोड़ा घबराते हैं जो ट्रुथ से, फिर भी हमें ट्रुथ को एडहेयर करना है। जो हमने कई साल बनाने में उसको खत्म जल्दी किया जाता है, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो जिनको आवश्यकता है वो तुम्हें क्रिटिसाइज भी करेंगे, तुम्हारे पर अटैक भी करेंगे, लेकिन फिर भी उनको आप हेल्प करिए। मदर टेरेसा का भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जो काम करनी थी कलकत्ता में, उनकी अगर हिस्ट्री देखें, लेकिन फिर भी वो लगी नहीं। संसार को अपनी क्षमता भर जो बेस्ट हो सके वो दीजिए, जितना आप दे सकें, और जो संसार को लोग फिर भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये काम करते रहिए। पर इसमें लाया है कि डिसाइड ऑन अ सेट ऑफ पर्सनल एटीट्यूड एंड क्वालिटीज एंड अंडरटेक अ प्रोग्राम ऑफ रिकंडीशनिंग थ्रू regular reading of relevant literature, going with the appropriate company, deliberate self-training program। वो कल हमने चर्चा किया, 7 days प्रोग्राम की चर्चा किया हमने। देन बेनिफिट्स, उसको बेनिफिट भी उस पर देखें, और क्या उसके डिसएडवांटेज अगर नहीं करें ये भी समझें, तब उसको सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट करें कि हम कैसे क्या कर पा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। किसी से मूल्यांकन अपना नहीं कराना है, स्वयं मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है, कल भी चर्चा हो गई इसकी, कि नेक्स्ट स्टेप होगा हम किसी सिचुएशन को, जो एक्चुअल सिचुएशन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको टैकल करने की कोशिश करें, और मेजर स्टेप में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, क्रॉस रोड है, उसको भी फेस करें, उसको टालने की कोशिश मत करें। इसमें एक फैसिलिटेटर जो इस तरह के ट्रेनिंग देना चाहते हैं उनके बारे में है कि वो भी इसमें पहले कुछ हद तक पारंगत हो जाए, फिर लोगों को बताएं तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सेल्फ प्रिपरेशन, ये अपना जो हायर सेल्फ है इसको अवेकन करें अपने में, तो उसके प्रभाव से दूसरों को भी, इंडक्शन इफेक्ट से दूसरों में हायर सेल्फ अवेकन होगा। इसमें बताया गया एक बत्ती से दूसरे बत्ती को जलाना। इसके साथ जो स्लाइड है एंड होती है, लेकिन हम कुछ एस्पेक्ट और हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे।
एक बात की गई है जीरो लेवल ऑफ टेंशन। इस सबका जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जैसा वन ऑफ द पर्पस होगा कि हमारे बॉडी में, हमारी इमोशंस में जो टेंशन है वो मिनिमम लेवल पर आ जाए। अपने समझने के लिए ये जो जीरो लेवल का टेंशन है, इसको कई स्तरों पर बताया गया है। एक फंक्शनल जीरो लेवल का टेंशन है। हमें ये समझने की जरूरत है कि बॉडी में टेंशन स्ट्रेस हमेशा कुछ लेवल तक का रहेगा, क्योंकि हर एक काम में टेंशन होता है। इवन मेडिटेशन में, मसल्स में या कहीं में कुछ हल्का टेंशन होगा, बट दैट इज फंक्शनल टेंशन। तो फंक्शनल टेंशन तो रहेगा, लेकिन उसको मिनिमाइज कैसे करना है, ये सब प्रॉपर पोस्चर से, प्रॉपर मेडिटेशन से, प्रॉपर इस प्रोसेस से हो जाता है। हमें ये सीखना है इस प्रोसेस में कि जो फंक्शनल लेवल, जीरो लेवल ऑफ टेंशन है, वो हमारे जो मोमेंट टू मोमेंट जो अवेयरनेस है उससे होता है। और फिर हर एक फंक्शन में, जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बॉडी में कुछ टेंशन है तो मिनिमम हो। वो मिनिमम में हमें ध्यान रखना, अवेयर रहें कि हमारी बॉडी की पोजीशन ऐसी हो कि और जगह कहीं बॉडी के रॉन्ग पोस्चर से अननेसेसरी टेंशन नहीं हो रहा हो। इसमें ये ध्यान रखना है। कभी कभी हम लोग इसको अवेयर नहीं रहते हैं। जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग उसके रिक्वायरमेंट है, और हमें ध्यान रखना है कि किस तरह का हमारा पोस्चर वगैरह है। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लेवल टेंशन। इसी तरह सोच भी उस तरह होनी चाहिए। कंसंट्रेट होगा तो उसमें टेंशन कम होगा, अगर हमारी उसमें सोच बिखरी होगी तो टेंशन उसमें ज्यादा है। तो जो टेंशन हो फंक्शनल लेवल का हो, और बाकी उसमें जो टेंशन है वो जीरो लेवल का। सेल्फ अवेयरनेस हमें हेल्प करता है इस फंक्शनल लेवल टेंशन को मिनिमम करने के लिए, और जो हमारे फंक्शंस को और इफेक्टिव बनाता है। ये केवल ये टेंशन लेस स्टेट नहीं है, और ये इमोशनल कॉमनेस भी लाता है अगर हम फंक्शनल लेवल जीरो में रखते हैं। एक बात की गई दूसरे, वर्चुअल जीरो लेवल टेंशन। ये जो फंक्शनल जीरो लेवल जो टेंशन है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। वर्चुअल जीरो लेवल टेंशन जो जितना मैक्सिमम टेंशन लेसनेस हम हो सकते हैं उसको बताता है। ये डीप मेडिटेशन में अचीव किया जाता है, जब हम माइंड को शून्य में लाते हैं। अगर उसको लास्ट में जितनी देर तक, उस समय जो हम मैक्सिमम टेंशन लेस स्टेट में आते हैं, अगर हमारी बॉडी की पोस्चर भी ठीक रहे और माइंड रियली वैक्यूम में आ जाए। और यही चीज इसमें जो हठ योग में शवासन में लाई जाती है, इसमें जीरो टेंशन। उस लेवल में प्रैक्टिकली जितने मसल्स हैं सब रिलैक्स रहते हैं। जो सांस हमारी बहुत धीमे धीमे चलती है, कभी महसूस भी नहीं होती। तो बॉडी में बहुत ही मिनिमम टेंशन रहता है। जितनी सांस लेने में टेंशन जरूरत है वो है, जितनी खून के संचार में टेंशन जरूरत है वो है, बस उतना ही है। बाकी सब टेंशन खत्म हो जाते हैं। और दिस इज द मैक्सिमम वी कैन अचीव। और ये पर्पस है इसको अचीव करना। इसमें हमारा जो ब्रेन वेव है उसकी एक्टिविटी भी है। उन्होंने बताया कि अल्फा, डेल्टा और थीटा वेव्स के लेवल पर आ जाती है। उनकी फ्रीक्वेंसी भी बड़ी सौम्य हो जाती है, एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है। इसको वर्चुअल इसलिए कहा गया है कि क्योंकि एब्सोल्यूट टेंशन कभी, एब्सोल्यूट टेंशनलेस कभी आदमी हो नहीं सकता जब तक उसका लाइफ है। क्योंकि हर एक काम में, इवन मेडिटेशन में थोड़ा सा टेंशन रहता है। तो एब्सोल्यूट टेंशन इज अनवर्केबल, इसलिए उसकी बात करना बेकार है। मृत्यु के समय भी कहते हैं एब्सोल्यूट टेंशन नहीं होगा। मृत्यु के समय जो प्रोसेस चल रहा है वो भी, उसमें थोड़ा सा टेंशन रहेगा। देन साइकोलॉजिकल जीरो लेवल की बात कहना है। जो फंक्शनल जो जीरो लेवल टेंशन है, उससे दूसरा स्टेट है साइकोलॉजिकल जीरो लेवल। ये स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जिसमें थॉट और नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। हम बिना जजमेंटल हो जाते हैं, बिना डिसलाइक लाइक हो जाते हैं। देन ट्रांसेंडेंस स्टेट में, उस समय जब हमारी अवस्था होती है तो हम 24 आवर इस साइकोलॉजिकल जीरो लेवल टेंशन में रहते हैं। मैंने जो भी हम काम करते हैं, इवन हम किसी को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो भी हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं हो रही, साइकोलॉजिकल जीरो टेंशन में। तो हमारा एम होना चाहिए फंक्शनल जीरो लेवल टेंशन, और ये जो है वर्चुअल लेवल टेंशन और ये साइकोलॉजिकल जीरो लेवल टेंशन, ये हम अचीव करें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। दिस शुड बी आवर एम इन होल प्रैक्टिस।
फिर उन्होंने जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस जिसमें हमने सांस लिया और अवेयर हुआ, उसमें कुछ स्टेजेस का जिक्र किया उन्होंने। एक फ्रेगमेंटेड स्टेज है जिसमें हमारी जो चेतना फ्रेगमेंट रहती है, हमारी इमोशंस में विरोधाभासी होता है, थिंकिंग विरोधाभासी होता है, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अवेयर हूँ पहले फ्रेगमेंटेड है वो। जैसे बात किया कि लोअर पर्सनालिटी फ्रेगमेंटेड होती है, जो सांसारिक इच्छाएं भी कभी विरोधाभासी होती हैं। जैसे कल एग्जाम्पल दिया कि हम ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रेवल करना जरूरी समझते हैं, लेकिन फिर भी डर रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये विरोधाभासी होता है, उसको इंटीग्रेट करना होता है फ्रेगमेंटेड में। जो फ्रेगमेंटेड का सिम्टम है वो हमें इनफेक्टिव बनाता है, प्रभावशाली नहीं करने देता, इसलिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, एक को खत्म करना पड़ता है। और दूसरा है इंटीग्रेटेड, जिसमें हम ये सब इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर हमारा चॉइस बन जाती है हमें क्या करना है, इवन लोअर पर्सनालिटी में। और फिर हम ट्रांसेंडेंटल स्टेट में जाते हैं, जो हमें स्पिरिचुअल मार्ग पर ले जाता है, जिसको हम हमारा विजडम उसमें विकास करता है और हम डुअलिटी के बियॉन्ड जाते हैं। तो इस प्रोसेस में तीनों स्टेज को हम टच करते हैं, और ये एक ही बार नहीं हो पाएगा, और इसको हमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा धीरे धीरे परफेक्ट होने में। ट्रांसेंडेंटल हमेशा पहुंचने के लिए, सर्वदा सतत रहने के लिए उसमें काफी टाइम लग सकता है। देन स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन की एक बात किया उन्होंने। यहाँ कि हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि एक उन्होंने नाम दिया है इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन। जैसे बात किया कि हमारी इवन फिजिकल जो प्रयत्न है वो भी विरोधाभासी होते हैं, वो अंदर में दोनों एक विरोध कर रहे हैं, हमें एक प्रायोरिटी देनी है। और फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कई लेवल के जो विरोधाभासी होते हैं उनको देखना है, एक को हमें खत्म करना होता है, और उसके लिए अवेयर होना पड़ता है किसकी हमें जरूरत है, किसकी नहीं जरूरत है। जैसे वैल्यूज की बात की, हमें किस वैल्यू में जाना है, या रिलीजन के लेवल की बात की, ये सब जो है हमें प्रॉपर उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कॉन्शियस रूप से उसको सोचना पड़ता है, और यहाँ पर विल पावर का रोल आ जाता है। अब हम थोड़ा सा केस स्टडी लेंगे, जिन्होंने डिस्कस किया है, कुछ टाइम है, वो भी बहुत अच्छा है, उससे हमें काफी प्रेरणा मिल सकती है। एक उन्होंने बात किया है किसी आदमी की जिसका नाम विली है, जो बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल था कुछ सालों में, लेकिन उसमें कुछ फेबफोबिया डेवलप हो गया, एक उन्माद सा डेवलप हो गया था। वो अब किसी के बिना किसी के साथ लिए बाहर नहीं निकल पाता था। पहले वो अपने स्वयं ड्राइव कर लेता था, लेकिन अब किसी को उसको हेल्प लेनी पड़ती थी ड्राइविंग करने के लिए, और उसको रोज एक पिल लेना पड़ता था, दवा डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, क्योंकि उसका हार्ट पल्पिटेशन करने लगा था और हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा था। उसको स्लीपिंग पिल भी लेना पड़ रहा था, क्योंकि नींद अच्छी तरह नहीं आती थी। लेकिन डॉक्टर लोग रियली उसका कुछ ठीक से मर्ज जो है पता नहीं कर पा रहे थे, पिल दिए जा रहे थे, और लेकिन उसका हार्ट बीट और जो ब्लड प्रेशर कोई ज्यादा रिलीफ उसको नहीं मिल रहा था। तब वो उसको पता चला, वो सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम में गया इसमें, और उसके एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते तक इसने किया कई सेशंस। लेकिन पहले ही राउंड में जो 1 घंटे से कम था, उसने अनुभव किया कि उसके चेस्ट का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया है, और उसको एक अंदर से सॉबिंग, माने थोड़ी सी रोने की एक टेंडेंसी आई, और उसके जो फैसिलिटेट कर रहे थे उनका नहीं, आप ये सही है, आप जो भी अंदर से भावना उसको निकाल दीजिए। तो वो सॉब करने लगे और बड़े फिर रोने भी लगे, और फिर उनकी बॉडी जो है धीरे जर्क करने लगी, उनके शरीर में दर्द भी महसूस हुआ, उन्होंने कहा, और उसकी एक्सट्रीमिटी से निकलनी, एक्सट्रीमिटी माने हाँ, ये जो एनर्जी निकलती है इस सब में, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो बॉडी की जो एक्सट्रीमिटी उससे निकलते हैं। जैसे उंगलियों के पोर हैं, पैरों के पोर हैं, और कानों से और आंखों से, तलुओं से कभी गर्मी आते हैं, इवन लेडीज से कहीं इसमें देखा कहीं ब्रेस्ट के निपल से भी, तो उसमें गर्मी वगैरह भी मालूम होती हैं। तो इस आदमी को एक्सट्रीमिटी में ये सब मालूम हुआ, गर्मी हो रही है। अगर ये महसूस हो रहा है तो अच्छा है, दैट मीन्स हमारा जो प्राण की एनर्जी फ्लो कर रही है।
नॉर्मल अवस्था में जो प्राण की एनर्जी है कंटिन्यूस फ्लो करती है, हमारे अंदर आती है और हमारे रोमकूपों से बाहर निकलती है। इससे असंख्य रोमकूप हैं और एनर्जी का फ्लो होता रहता है। इस प्रोसेस से जो ब्लॉकेड है उसको जब फोर्स से निकाला जाता है तो ये उसका सहारा लेती है, और इसीलिए उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन होता है, कभी कभी गर्मी महसूस होती है, सब महसूस होता है, कानों में भी और आंखों में भी ये सब महसूस होते हैं। तो इसको भी ये महसूस हुआ, और चूंकि ज्यादा ब्लॉकेड था तो इसकी बॉडी ने जर्क भी किया, उसके बाह और पैर दोनों नम हो गए। ये भी होता है, जब एनर्जी निकलना चाहती है तो कभी नमनेस मालूम होती है, और इस तरह से फिर वो धीरे धीरे शांत हुआ, और फिर उसको लगा कि अब उसकी टायर्डनेस कम हो गई। जब अगले हफ्ते आए तो उसको फिर स्लीपिंग पिल की अब जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वो स्लीपिंग पिल की उसने कहा जरूरत नहीं है, और अब वो अकेले जा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जब वो सेल्फ अवेयरनेस की प्रोसेसिंग में दूसरी बार लाए गए तो उनकी और भी एनर्जी रिलीज हुई, अंदर से जो ब्लॉक्ड अप एनर्जी थी। और तीसरे सेशन में उन्होंने फिर बड़े खुश हुए और दूसरों को अपना अनुभव बताया, शेयर किया उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने सारी जो पिल डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, चाहे हृदय की पल्पिटेशन की या स्लीपिंग की, सब बंद कर दिया। उनका ब्लड प्रेशर भी काफी नॉर्मल हो गया। अब वो स्वयं कार ड्राइव करने लगे बिना किसी घबराहट के, बिना किसी असुरक्षा की भावना के। और उनके भी डर रहता था कि असुरक्षा की भावना, अकेले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए, वो सब खत्म हो गया। एंड इनर हैप्पीनेस उनको महसूस हुआ। उनकी नींद अच्छी आने लगी, और फिर एक एक्सरसाइज भी रेगुलर रूप से करने लगे। तीनों ने एक केस स्टडी दिया है। एक दूसरा केस स्टडी दिया है फैमिली रिलेशनशिप का। एक कोई लेडी है, उसका नाम है इला। वो बड़ी डिस्परेट थी उसके डोमेस्टिक प्रॉब्लम से। उसके अपने हस्बैंड से काफी हमेशा झगड़े होते थे, और उसकी एक चाची थी जिसके साथ उसका रिलेशन खराब था, जो उन्हीं के साथ रहती थी। जब ये सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस में जा रही थी तो अपनी चाची के बारे में सोचती थी, और जब उनकी सोच आती थी तो चिल्लाने लगती थी, और उसके शरीर, उसके सिर में और बाएं तरफ उसको प्रेशर लगता था, हेवीनेस लगता था शरीर में। 2 साइकिल हुआ उसका अवेयरनेस का। 4 दिन के बाद वो आई और उन्होंने कहा कि बहुत ही परिवर्तन हुआ उनकी फीलिंग में, जो घर में। अब वो अपनी आंट से बात कर सकती हैं बिना किसी अंदर से रोष के। अब वो अपने हस्बैंड से कोई बात होती है एंग्री रिएक्ट नहीं करती हैं। अब वो जीवन के प्रति सकारात्मक उनका रुख हो गया है, हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं, और उसके अनुभव को दूसरे मेंबर से उन्होंने शेयर किया। तीसरा एक केस लिया उन्होंने क्रॉनिक पेन और स्ट्रेस का। अगेन एक लेडी का एग्जांपल दिया है, एडविना नाम है। उनको क्रॉनिक बैक था, शोल्डर पेन था, रोज होता था, क्रॉनिक था। वो कभी ऐसा होता था कि चारपाई से उठ नहीं पाती थी बिना किसी दूसरे आदमी का सपोर्ट दिए हुए, अकेले नहीं उठ पाती थी, इतना दर्द होता था कमर में, और कभी कभी उनको बिस्तर से उठाना भी पड़ता था। उनके डॉक्टर ने समझा कि ये बहुत सीरियस बीमारी है जिसको सिसोलिस कहते हैं, और उसको काफी दवा दी जा रही थी, और लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी, और उसको क्योंकि वो कामकाजी महिला थी तो वर्क का भी प्रेशर रहता था। उसका जो हाई टेंशन है उसके जो काम के प्रभाव करने लगा, मैंने एफिशिएंट नहीं रह पाई, और इसलिए उसको जो भी काम करती थी वहां भी उसको आलोचना बर्दाश्त करनी पड़ती थी। जब वो सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम में गई और गहरी पेट से सांस का अभ्यास किया, अपनी बॉडी की स्कैनिंग किया, तो उसके सिर में और पीछे और गले में काफी पेन महसूस हुआ। और सबसे जो पेनफुल पार्ट था जो उसके राइट शोल्डर में हुआ, जहाँ पर एक थंब के बराबर उसका एक गांठ जैसी मालूम हुई, जो उसके लोअर बैक स्कल से जहाँ पर जो हिस्सा है कनेक्ट करता है। जब उसको पहली बार ये महसूस हुआ तो उसका बहुत ही, उसके चेहरे, जब प्रोसेसिंग के टाइम में भी उसके चेहरे पर एकदम जैसे बहुत दर्द होता है ऐसी सिकन आई। और थोड़े दिन बाद उसको जो रिलैक्स महसूस करने लगी, पेन कम हुआ, और फिर 1-2 साइकिल के बाद उसका पेन सबसाइड हो गया। दूसरे साइकिल में उसका जो बाल था शोल्डर में
वो उसका साइज कम हो गया और फिर वो पिघलने लगा 3-4 साइकिल में, बाद की साइकिल में। फिर वो बाल गांठ नहीं अपीयर हुई और फिर उसका प्रेशर जो है सिर में भी और शोल्डर में भी कम हो गया। उसके 8 साइकिल किए गए और 8 साइकिल करने के बाद उसकी जो वरीज थी, चिंता थी, क्रोध था, रोष था, वो सब खत्म हो गया और उसकी नींद अच्छी आने लगी। उसका काम का जो काम करती थी उसमें भी उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई और लोग उससे खुश हुए। उसके जो बॉस थे, सहकर्मी थे, जब वो आराम करती थी तो उसकी नींद अब अच्छी आती थी, पहले नहीं आती थी। अब वो अपने आप बिस्तर से उठने लगी और तब यहाँ पर उन्होंने कहा कि उसको ब्रेस्ट में इंटेंस हीट मालूम हुआ था जब एनर्जी रिलीज हुई थी। एनर्जी उसके डायग्नोस्टिक ब्रेस्ट में गई, फिर सीधे दूसरे ब्रेस्ट में आई निपल से निकली और उसको काफी गर्मी महसूस हुई। ये बड़ा जल्दी जल्दी हुआ। जब वो अपने फैसिलिटेटर्स मिली जो उनको हेल्प कर रहे थे, एक हफ्ते बाद 8 साइकिल करने के बाद, एक हफ्ते बाद, तो उन्होंने कहा उनका बैक पेन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस जो कभी कोई होता है उसको करती हैं और तुरंत ठीक हो जाता है। अब वो सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलर कर रही हैं और काफी रिलीफ महसूस हो रहा है और काफी अपना काम भी ठीक से कर पा रही हैं। दूसरा केस उन्होंने फियर का लिया है। एक मार्था अगेन लेडी का नाम लिया है। कोई प्रोमिनेंट प्रोफेशनल थी जो अपने प्रोफेशनल स्किल के लिए उनकी काफी लोग इज्जत करते थे, उनकी योग्यता के लिए, उनके जजमेंट के लिए, लेकिन उनको कई तरह के फोबिया डेवलप हो गए थे, उन्माद डेवलप हो गए थे, जिसमें से एक था अंधेरे से डर। जैसे कल मैंने बात किया, एक बच्चे को मैंने भी दिखाया था, उसका कम हो गया था, यहाँ पर इनको काफी हो गया था। वो बिना लाइट जलाए सो नहीं सकती थी। जैसे हम सभी जानते हैं कि अंधेरे में जो होती है वो नींद अच्छी आती है और लाइट जला के कितना भी हम कहें तो नींद उतनी अच्छी नहीं आती और उसको हमेशा लाइट ऑफ करके उसको सोने में डर लगता था। इनफैक्ट उसको मेन डोर तक जाने में अंधेरे में भी डर लगता था अगर अंधेरे में लाइट जलाना पड़ा, इसलिए वो लाइट ऑन करके सोती थी, उसका आदत पड़ गई। जब उसको बताया गया कि ये भी डर है और उससे निकलना चाहिए तो एग्री हुई। पहले तो नहीं एग्री हो रही थी, वो समझती कि नॉर्मल हैबिट है कुछ लोगों की लाइट जलाने की, कुछ लोगों के अंधेरे में, बट शी वाज टोल्ड कि ये नॉर्मल हैबिट नहीं है, ये डर है। तब वो तैयार हुई प्रोसेस करने के लिए और उनको एक फ्रेंड के लिविंग रूम में ले जाया गया। ये कर जो फैसिलिटेटर थे, 4 लोग थे, उनको पहले बता दिया गया कि उनको अंधेरा किया जाएगा और उसी प्रोसेस समझा दिया गया था और फिर उस कमरे में अंधेरा किया गया। चारों आदमी थे उसमें। उनको पूछा गया आप कैसे महसूस कर रहे हैं, उन्होंने अपने बॉडी का सेंसेशन अनुभव किया, बताया। फिर एक ने कहा कि अब हम बाहर जाएं, तो उसने कहा जाइए। फिर धीरे धीरे चारों लोग बाहर आए और फिर धीरे धीरे उनसे पूछते गए वो लोग कैसे आपको फील कर रहा है। तो इस प्रोसेस में जब वो पेट से सांस ले रही थी तो पहले उनको पेट में ही टाइटनेस महसूस हुई, कंपन महसूस हुई और फिजिकल सेंसेशंस धीरे धीरे सबसाइड की और धीरे धीरे वो कंप्लीटली रिलैक्स हो गई। तो इस तरह से काफी देर तक उनका सेशन चला और एक के बाद जैसा कहा 4 लोग एक के बाद बाहर गए और जब लास्ट आदमी कमरे को छोड़ रहा था तो वो काफी खुद कंफर्टेबल थी और उन्होंने खुद कहा कि आप जब जहाँ बाहर जा सकते हैं। और फिर बाहर से लोगों ने पूछा तो शी फेल्ट कि अब मुझे डर अंधेरे से कोई परेशानी नहीं लग रही है और आई कैन स्लीप इन द डार्क विदाउट स्विचिंग ऑन द लाइट। और इस तरह से उनका डर का जो अंधेरे से डर था वो समाप्त हो गया। फिर एक दूसरा केस इन्होंने लिया है, मेमोरी एंड इमेज क्लैरिटी। जब हम किसी स्ट्रेस में रहते हैं किसी व्यक्ति के किसी चीज के प्रति तो उसकी मेमोरी बड़ी शार्प आती है। जब हम इस प्रोसेसिंग से वो सब हटा देते हैं अपने प्रेजुडिसेस तो उसकी मेमोरी धुंधली हो जाती है, उसकी शक्ल नहीं आती उसमें। जो पेनफुल मेमोरी होती है, रिजेंटमेंट होता है, उसके साथ उस व्यक्ति का वो इस चीज का शार्प इमेज आता है उस माइंड में। और सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस के बाद जब रिजेंटमेंट खत्म हो जाता है तो इमेज ब्लर हो जाता है और फिर
उसको उस इमेज को रिक्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। पहले आसानी से वो रिक्रिएट हो जाता है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं इवन ब्रेन का जो मसल्स है उसकी भी टेंडेंसी होती है, जिस टेंडेंसी में वो बना रहा है इमेज, अगर बार बार हो रहा है तो जल्दी बनता है, क्लियर बनती है। अगर वो टेंडेंसी खत्म कर देगी तो इमेज नहीं बन पाएगी। अगेन एक लेडी का इन्होंने क्या, अल्मा नाम है, बड़ी डायनेमिक और हाईली इंटेलिजेंट एग्जीक्यूटिव थी, सीनियर पोजीशन में थी किसी कंपनी में, हाई अचीवर थी, उसका एम्बिशन काफी रहता था, गोल। लेकिन उसके जीवन में एक चीज बहुत भारी उसको लग रहा था कि अपने फादर के प्रति उसका बहुत रिजेंटमेंट रहता। कभी तो हो जाता है फादर और ग्रोन अप चिल्ड्रन में, कभी जो फादर अभी भी उसके साथ रह रहे थे। जब उसने सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस शुरू किया तो जो भी उसके फादर के साथ इंटरेक्शन में पेनफुल इंसिडेंट हुए थे, वो उसकी मेमोरी बड़े क्लियर आते थे, बड़े स्पष्ट आते थे, और उसको सिर में दर्द होने लगता था, सिर में लगता था कि एक कड़ा बॉल बन गया है, पेट में एक गड्ढा बन गया है, जिसको 30 मिनट तक प्रोसेस किया गया, 30 मिनट तक कई साइकिल में। और उसकी भी जो उंगलियां थी, सेंसेशन थे, काफी नंबलिंग हुई, टिंगलिंग हुई, उसमें गर्मी महसूस हुई। और फिर उसको कहा गया कि आप फादर को फिर से उसकी इमेज को रिकॉल करिए मेमोरी में। एंड देन शी सेड कि अब वो उनकी पिक्चर क्लियर नहीं बन रही है और वो सेंसेशंस कम हो गया, उनका अपने फादर के प्रति रिजेंटमेंट वो भी कम हो गया। इसी तरह एनर्जी ब्लॉक्स इंटरकनेक्टेडनेस, इसका भी एग्जाम्पल आए हैं कि एक सेमिनार में कोई लिंक थे, ये आदमी थे, कुछ थे, इनको पब्लिक स्पीकिंग से डर था, और इसलिए उनको एक स्पेशल सेशन उनके लिए किया गया। ये कहा गया कि आपको जो इमोशनल डिस्ट्रेस है पहले उसको क्लियर करना है। तो पहले उनकी स्कैनिंग की गई, उनकी प्रोसेस की गई, और उनके जो नेगेटिव इमोशंस कुछ थे उसके बारे में पूछा गया, पहले उसको साफ किया गया प्रोसेसिंग में। ये जरूरी है कि उसके पहले बाकी इमोशंस और बॉडी रिलैक्स कर दें। तो उनको सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस की गई, ब्रीदिंग की पहली बार, और उनकी जो मेमोरी में उनको भी फिर मेमोरी में आया कि उनकी चाची ने उनके प्रति कुछ दुर्व्यवहार किया था, उनके उसमें उसे एक पुश बटन बनी हुई थी जब वो छोटे बच्चे थे, वो भी सॉब करने लगे, क्राई करने लगे, और उनके तमाम जो बॉडी के हिस्से हैं उसमें प्रेशर और हेवीनेस लगा कई हिस्सों में। जो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे इसमें, वो लेडी थी, वो कभी 1 घंटे तक उनके साथ काम किया, और जब उनका अपने आंट के प्रति, चाची के प्रति उनका रिजेंटमेंट था वो काफी कम हो गया, खत्म हो गया कई सेशन के बाद। तो उनको अपने चाची के प्रति दया लगने लगी, उनको चाची के प्रति दया लगी, शायद उनको कुछ कमी थी जिससे वो व्यवहार ऐसा हो रहा था। तो इंस्टेड ऑफ रिजेंटमेंट उनको अपनी चाची के प्रति दया के भाव में आ गए, करुणा के भाव में। और अगले दिन जो सेशन शुरू हुआ पब्लिक स्पीकिंग का, तो सडनली उन्होंने कहा कि अब वो बोलने में उनको कोई डर नहीं लगा, शी कैन स्पीक नाउ। तो उनको बोलने का डर था, जो पिछला उनका इमोशनल डर था उनकी चाची के रिलेशन से, उससे था, जब वो खत्म कर दिया गया तो उनके पब्लिक स्पीकिंग की डर भी खत्म हो गया। अब उनके अंदर कोई डर नहीं था, कोई एंग्जाइटी नहीं थी, क्योंकि डर और जितनी एंग्जाइटी होती है, जितने ये सब पुश बटन होते हैं, हमारी एनर्जी को ब्लॉक किया जाती है। जब वो खत्म हो जाती है तो हमारी एनर्जी फ्री होती है। जैसे कृष्णमूर्ति ने कहा कि फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन इज ग्रेटेस्ट एनर्जी, फ्रीडम, उससे काफी एनर्जी मिलती है। और इसको एनर्जी रिलीज हुई, देन शी सेड आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन स्पीक। फिर उनको पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई फिर प्रोसेसिंग अलग से नहीं करनी पड़ी। एक दूसरा केस दिया है ट्रॉमा का, अगेन नाम दिया है मार्था। वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेमिनार में आई थी, और जब सब अबनॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो नहीं कर पा रही हैं। उनको पूरे चेस्ट में हेवीनेस महसूस हो रहा था, जैसे कोई कंक्रीट ब्लॉक रख दिया गया हो। उसको गाइड किया गया कि कैसे हम लोग उस ब्लॉक के रहते हुए अनुभव करते हैं, कैसे हम प्रोसेसिंग करें, कैसे पेट से सांस लें। पहले उनका पूरा शरीर कांपने लगा और रोने लगी, सॉबिंग क्राई आवाज निकलने लगी। उनकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, माने उंगलियों के पोर दोनों और हाथों उंगलियों के नमनेस आ गई। 40 मिनट के बाद उनको रिलैक्सेशन महसूस हुआ,
और जो चेस्ट में हेवीनेस था वो भी काफी पिघल गया। जब उनसे पूछा गया कैसी महसूस कर रही हैं तो मुस्कुराई और कहीं बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है और लग रहा है कि मेरे मन में मैं नाचूं यहाँ पर डांस करूं। ये कहते हैं कि बाद में हमें पता चला 4 साल बाद उनके 2 फैमिली मेंबर सडन एक्सीडेंट में मर गए थे। उनको ट्रॉमा हुआ था, 2 फैमिली मेंबर सडन एक्सीडेंट में मर गए थे कुछ ही महीनों के गैप में। और उनको वो जो लॉस हुआ, साइकिक लॉस, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उससे उनका जो अंदर जो सबकॉन्शियस लेवल है उसमें काफी डिप्रेशन आ गया था। उनके चेयरफुलनेस की सब खत्म हो गया था। जिनको और शायद उन दोनों को जिनकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट बहुत प्रेम करती थी और जब वो मर गए तो बाकी ड्यूटी रिस्पॉन्स इनके ऊपर आ गई। अपनी भावनाओं को दबाया, अपनी रिस्पॉन्स पूरा किया और इसमें सारा वो लॉकअप हो गया, सारा जो एनर्जी स्ट्रेस थी और इसलिए ट्रबल हुआ है। नेक्स्ट डे सेमिनार में ये सब बताया गया लोगों को और फिर उनको भी बुलाया गया। उन्होंने अपना अनुभव बताया लोगों को और उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि जब तक बताया गया कि मृत्यु के बारे में, मृत्यु का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, तो वो बड़े शांत से सुन सकें। अब वो मृत्यु से घबराने वाली, उनका जो उन्होंने खुद कहा कि वो किसी की मृत्यु से घबराएंगे नहीं। कहते हैं इसके पहले वो मृत्यु किसी दूसरे की मृत्यु की सूचना मिलती थी बहुत जल्दी घबरा जाती थी, बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। उनको ये मालूम हो गया कि मृत्यु एक प्रोसेस है और उससे घबराने की जरूरत नहीं। एक लास्ट एग्जांपल दिया उन्होंने कि कोई मिस्टर जॉर्ज थे, वो प्रीस्ट थे। वो पहले रिलक्टेंट थे इस तरह की प्रोसेस में आने के, वो खाली ऑब्जर्व करना चाहते थे। आए किसी को चलो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। जब उनको बताया गया कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा, वो ट्राई कर लें, उनको भी कुछ समस्या थी। तो स्कैनिंग जब हो रहा था तभी जो उनको स्कैनिंग करा रहे थे एज ए पार्टनर, उनको अवेयरनेस, उनकी कहा को अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में अवेयर हुई है। और सेशन के बाद हम ये कहते हैं हम लोगों को सरप्राइज हुआ कि उन्होंने खुद अपने को वॉलंटरी किया कि सभी की तरह वो प्रोसेस करना चाहते हैं। पहले वो इसके लिए तैयार नहीं थे। जॉर्ज ने बताया कि 13 साल तक उनको एक क्रॉनिक पेन था पीठ में, राइट शोल्डर के नीचे, और उन्होंने कई डॉक्टरों को कंसल्ट किया और कई मसाजिंग करवाई ट्रेन मसाजेस से बाद में, लेकिन पेन बना रहा। स्कैनिंग सेशन में उनको जो डायरेक्शन दिए गए, जस्ट के वो अवेयर हो जाए पेन के, जब पेट से सांस लें, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पेन खत्म हो गया, डिसअपीयर हो गया। उन्होंने अपनी गर्दन को दोनों तरफ घुमाया, ट्विस्ट किया देखने के लिए पेन बैठा तो नहीं है, लेकिन उनको अनुभव हुआ कि पेन नहीं है। जब गर्दन को घुमाया तब भी उनको लगा पेन नहीं है, वो पेन का महसूस नहीं कर पा रहे। 3 दिन उनका ये प्रोसेस किया गया और फिर उसके बाद वो वापस नहीं आए। उन्होंने मैसेज भेजा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। उसके बाद कहीं दूसरे देश में चले गए, दूसरे कहीं देश में मूव कर गए और इससे करें उनसे फिर संपर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना बता के गए थे वो सब ठीक हो गए। इसलिए जो रेंज ऑफ डिस्ट्रेस है जो इस प्रोसेस से नॉर्मलाइज किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा है। हमने कितने तरह के डिस्ट्रेस नॉर्मलाइज किए जाते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ पैदा होता है, जैसा इनका अनुभव बता रहा है। और जो ये नॉर्मलाइजेशन की जो पूरी ये कंडीशन है पुश बटन्स की, इसमें जो ब्लॉक एनर्जी है वो नेचुरल से रिलीज होती है और इससे हमारा जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, फिजिकल डिस्ट्रेस भी ठीक होता है और ये हमारा जो होलसम लाइफ है इसकी तरफ ले जाता है। ये सब हमने केस स्टडीज इस किताब में थे, ये अब सामने का टाइम था और इससे हम समझेंगे इस प्रोसेस का कितना इम्पोर्टेंस है और इसको हम इसी तरह और दूसरों को भला कैसे बताएं। तो इसके साथ ये मैटर पूरा हुआ। अब हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। केवल हमारा प्रैक्टिस रह गई, उसके लिए हम लोग कभी फिजिकल गैदरिंग करेंगे। तो तनेजा जी, नाउ सेशन इज ओपन फॉर इंटरेक्शन। जी सर, किसी ने कुछ पूछना, कोई अपनी बात रखनी, उनका स्वागत है। अभी हमारे पास हैं 20 मिनट हैं।
पांडे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपका म्यूट अनम्यूट है एस के पांडे जी? नहीं नहीं सर, वो असल में दोबारा ज्वाइन किया था ना, तो वैसे ही वो खुला हुआ है। अच्छा, कैलाश जी आप कुछ कहेंगे? कर्नल कैलाश जी, कैलाश जी आप सुन रहे हैं? वसुमती जी बोलिए। जी सर, पूरा ये सेमिनार जो है ये बहुत ही इफेक्टिव और लाभकारी हम सबके लिए रहा है। और आज जैसे आप जब बताते थे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सांस अंदर तक ले जाना और उसको निकालना, तो जैसे कभी कभी लगता था कि मतलब वास्तव में ये फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन आज जब आपने इंस्टेंसेस देके हमको बताया तो इससे लगा कि कितना इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम भी इससे दूर हो सकती है। तो वास्तव में सर ये वाला सेमिनार जो है आपके द्वारा जो हम लोगों को दिया गया, नॉलेज दी गई, ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। हम सोचते सभी के लिए होगा। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, इंद्रप्रस्थ फेडरेशन, थियोसॉफिकल फेडरेशन वालों ने, उनको भी बहुत बधाई कि इतना अच्छा सार गर्भित और बड़ा अच्छा हम लोगों के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उनको भी आभार बहुत, और आपको भी सर थैंक यू। थैंक यू थैंक यू जी, धन्यवाद। और कोई पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाहे? ये हमने केस हिस्ट्री इसलिए बताया कि जानना जरूरी है। अक्सर जैसे बसमती जी कह रहे हैं कि हम लोग इसको बड़ा सुपरफिशियल ले लेते हैं, अरे भाई कोई ऐसी चीज है और प्रॉब्ली इट मे नॉट वर्क एंड ऑल दोस थिंग, वो थोड़ा सा डाउट बना रहता है। तो इस किताब में केस हिस्ट्री कल देखा हमने, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर विथ यू, और इसलिए उन्होंने दिया भी है। नंद कुमार राउत जी, आप कुछ कहेंगे? राउत जी हमारे कोला से ज्वाइन किए हैं। राउत जी, चक्रवर्ती लेफ्ट। तो चलिए, मेरे ख्याल से कोई इंटरेक्शन नहीं है, वी कैन क्लोज नाउ। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता था पांडे जी, जैसे आपने कुछ बताया कि जी ये कई चीजें वैसे तो बताई, कितनी गूढ़ और रहस्य में, तो बहुत आई वाज जस्ट डम्बफाउंडेड। बहुत ही पेशेंटली मैंने सुना, इसको फिर सुनूंगा मैं, इसकी रिकॉर्डिंग जो की है। तो आपने एक बात ये भी बताई कि लाइफ स्पैन को जो है हम कुछ कम चेंज कर सकते हैं, कुछ या तो एडेप्ट तो खैर कुछ भी कर सकते हैं। तो आम आदमी कैसे कर सकता, मतलब कुछ इसके लिए भी सिद्धियां हैं या कुछ वे ऑफ लाइफ है, कैसे उसको? विल पावर और अपनी अपनी ये सब टेंशन फ्री करके के और विल पावर बढ़ा करके, अगर हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और उसमें सेल्फलेस होना चाहिए जी, देन बढ़ सकती है। अगर सेल्फिश होगा तो उसमें नहीं काम करेगा। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं और अभी मरने के पहले कोई सेल्फलेस काम करते हैं, विल पावर अच्छी है तो अपने को ये फ्री करके करना पड़ सकती है। अच्छा। तो ये भी बड़ा साफ बताया गया है मैडम ब्लॉसी के लेटर में, इसको किया जा सकता है। बट प्रोवाइडर्स में सेल्फिश नहीं हो कि हम थोड़ा और धन कमाने, थोड़ा और कर लें, ये कर लें। जी, मटेरियलिस्टिक ना हो। तो ये तो कहते हैं प्री डेस्टिन्ड होता सब कुछ, कहाँ होगा क्या होगा। देखिए, प्री डेस्टिनी है, बट प्री डेस्टिनी एकदम फिक्स नहीं है। मनुष्य को विल पावर दी गई है, फ्री विल पावर, उसके रेंज में चल सकता है जी। इसको मैं एक एग्जांपल बताऊं। एक रिटायर्ड जज थे, लखनऊ के रहने वाले थे, वो किसी महात्मा से मिले जी। तो उन्होंने, जैसे आपने कहा, उनको कहा कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, प्रमोशन ये सब फिक्स्ड है क्या? कहते फिक्स्ड खाली एक आउटर पैरामीटर फिक्स्ड है। जैसे एक जानवर को बांध दे खूंटे में और 20 फीट लंबी रस्सी हो, तो 20 फीट में के अंदर उसको सारी फ्रीडम है। तो आपकी एक आउटर लिमिट है, उस लिमिट के अंदर भी कम बेसी हो सकती है लाइफ, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल। राइट सर। तो आउटर लिमिट तक हम जा सकते हैं जी। यस। तो अक्सर हम लोग थैंक यू। बहुत ही बिल्कुल, आज तो
मंत्र मुग्ध कर देने वाली आपकी रही टॉक, बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल समय आज बहुत ही लाइफ हिस्ट्री में बाद में महात्मा ने कहा है कि भाई हमारा जो लाइफ है कि 500-600 साल, ज्यादा से ज्यादा 1000 साल। उन्होंने फिक्स नहीं कहा कि 400 साल 500 साल, ज्यादा से ज्यादा 1000 साल। दैट इज प्रोबब्ली फॉर देम 1000 इयर्स आउटर लिमिट। उसके बाद बॉडी विल नॉट बी केबल टू डू वर्क जो करना चाहते हैं वो, एंड दे विल चेंज बॉडी। बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे लगता समय काफी कम था। अब जब फिजिकल मीटिंग शुरू होंगी तो हम आपको कष्ट देंगे, आपसे अनुरोध करेंगे कि 3 दिन का फुल डे का ही ये लें कोर्स आप। बिल्कुल, फिजिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी। अभी तो शायद टाइम लगेगा उसमें, केसेस फिर बढ़ने लग गए हैं, तो जब भी शुरू होती हैं तो आपको हम कष्ट देंगे और आशा करते हैं आप हमारा आग्रह स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माथुर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ माथुर साहब। कोई नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया ये डेस्टिनी ऑफ फ्री विल का, बहुत अच्छा। मतलब है, लोग नॉर्मली इसी में काफी लोग वो मतलब समझ नहीं पाते क्या डेस्टिनी है क्या फ्री विल है। आपने जैसे दोनों चीज का एग्जाम्पल पहले हम लोगों ने काफी इसको समझा था एक टाइम पे एस.के. पांडे जी के साथ भी, और अभी आपने देखे उसको बहुत सार गर्भित शब्दों में, बिल्कुल एकदम आसान शब्दों में बता दिया। बहुत अच्छे से आपने स्टडी क्लास में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करना ही करना है। हम सबका उद्देश्य ही यही है जीवन में, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है, हम लोग आगे फिर से आपकी सेवाएं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पांडे जी, अब हम लोग प्रेयर क्लोज। ये शायद गायत्री जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए आप। बोलिए जी। हाँ बोलिए गायत्री जी। गायत्री त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? आपने अनम्यूट किया हुआ है। ये जो चला बहुत ही अच्छा रहा, हमारे जीवन में तो इसकी बड़ी जरूरत थी। इस समय त्रिपाठी जी के साथ फिर घटना हो गई थी, पैरालिसिस का छोटा सा अटैक आया था, तो ये सब चीजें से मुझे बड़ा बल मिला और मैं बड़ा अपने को ताकतवर समझ रही हूँ। ऐसी टॉक हमेशा होती रहे तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा जी। धन्यवाद आपको। डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, आप कुछ बोलेंगे? वो चले गए शायद, चले गए हैं? एक मिनट। हाँ है नहीं, वो लेफ्ट आया था स्क्रीन पे। वो है नहीं शायद। अच्छा ठीक है। नहीं है कोई एक थियोसॉफी दिल्ली, तो शायद पता नहीं। थियोसॉफी दिल्ली कौन सा ग्रुप है पता नहीं। ये थियोसॉफी दिल्ली नहीं, कहाँ थियोसॉफी दिल्ली। राजीव गुप्ता तो चले गए, मैंने देखा था वो अभी 5 मिनट जैसे ही इनकी टॉक खत्म हुई। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग को क्लोज कराते हैं। कराएंगे कन्या जी, प्रेयर करा लीजिए क्लोज जी। तो अब इस सभा का समापन हम शांति मंत्र के पाठ से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर पांडे जी के हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।